कैसे हैं प्यारे बच्चों? सब मत सब बढ़िया, सब आशा करते हैं कि आपका एकदम तैयारी ज़बरदस्त करेंगे। प्यारे बच्चों, फाइनल परीक्षा है एकदम आपका, फरवरी करीब आ चुका है प्यारे बच्चों, तो आपका एकदम तैयारी ज़बरदस्त करेंगे। तो आज हमने प्यारे बच्चों जो इस वीडियो में जो कवर करेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बैंक यानी कि 2009 से लेकर 2025 तक का क्वेश्चन बैंक हम यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं आज इस वीडियो में, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन और कि आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन का वायरल कर लीजिए, ठीक है। यानी कि 6 क्वेश्चन वायरल कर लीजिए इस क्लास से, यानी कि 12 नंबर आपका फिक्स रहेगा प्यारे बच्चों इस क्लास से। अगर आप पूरा क्लास को देखते हैं, वो कैसे आपको मैं अभी तुरंत प्रूव करूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा। बस चैनल पर पहली बार बने, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा और शेयर दोस्तों में जम के कीजिएगा, ताकि 12 नंबर का आनंद सब लोग ले सके, ठीक है। यहाँ से प्यारे बच्चों, जब तक आप भी बोलेंगे प्यारे बच्चों कि आप सर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं होगा प्यारे बच्चों, तब तक आपका हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। बशर्ते आप लोग मेरे लिए मेहनत करते हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोग भी मेरे लिए मेहनत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, हम आपको बोल रहे हैं कि 12 नंबर यहाँ से आपको फिक्स करना है, ठीक है। 2009 से लेकर 2025 तक हम लोग क्वेश्चन बैंक को देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कैसे 12 नंबर फिक्स होगा प्यारे बच्चों। आइए हम आपको एक पॉइंट व्यू दिखाता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, 2009 का जो प्रश्न जो पूछा हुआ है आपको दिखाते हैं। ये 2009 का प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपको जो चलेगा, जो दूसरा प्रश्न हुआ, देखिए वो कैसे पहले बच्चों, देखिए हर एक वर्ष मतलब देखा जाता है कि आपको जैसे PYQ हुआ 2009 से शुरू हुआ एग्जाम, मतलब 2009 से हम लोग PYQ जो लेंगे उससे एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इसमें देखते हैं 2009 में पूर्णतः 11 क्वेश्चन अथवा मिला के पूछा गया है, ठीक है। आपको 10 क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट, लेकिन अभी आप जो एग्जाम दे रहे हैं 2025 में, आपको दुगुना क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसमें आपको 6 क्वेश्चन हम बोल रहे हैं एनालिसिस की यहाँ से लड़ेगा इस क्लास से, लेकिन वहाँ 8 भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। बशर्ते आप लोग अंत तक बनिएगा। कैसे वो दिखाते हैं आपको पहले बच्चों, जैसे ये 2010 का प्रश्न पूछा हुआ था 11 अथवा तो सब लगा के, ठीक है। उसके बाद 10 के बाद देखिएगा प्यारे बच्चों, ये कितना मतलब पूछा हुआ प्रश्न है, देख लेते हैं। ये प्रश्न प्यारे बच्चों देखिएगा, यानी कि लगभग ये देखिए 13 प्रश्न पूछा हुआ था 2010 में पूछा हुआ था, ठीक है। ये प्रश्न देखिएगा 2010 का प्रश्न पूछा था। अब 2011 का प्रश्न हम लोग देखते हैं कितना प्रश्न पूछा हुआ था बोर्ड एग्जाम। अब देखिएगा बच्चों, 2010 में हम लोग देखिएगा पेपर में तो 8 क्वेश्चन पूछा हुआ था, यानी कि 3 PYQ पूछा था। किसका? पीछे वाला मतलब PYQ, यानी कि क्वेश्चन बैंक का 3 क्वेश्चन पूछा हुआ था। किसमें, किस ईयर में प्यारे बच्चों? वो 2012 में पूछा था। अब 2012 का पॉइंट व्यू देखते हैं, 12 में कितना मतलब रिपीट क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं। 12 में प्यारे बच्चों 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, यानी कि आपका प्यारे बच्चों 5 क्वेश्चन PYQ आया था 2012 ईस्वी में जो एग्जाम हुआ था प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम लोग अगले ईयर्स पर देखते हैं, बात करते हैं। तब प्यारे बच्चों हमने इसलिए गारंटी आपकी कर रहा हूँ, यहाँ की 12 नंबर आप वायरल कर लीजिए, यानी कि 6 क्वेश्चन वायरल कर लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए क्लास अंत तक बने रहिएगा। अब 2013 में देखते हैं कितना प्रश्न पूछा था। 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 3 प्रश्न मात्र देखिए प्यारे बच्चों, यानी कि यहाँ पर प्यारे बच्चों 2013 में 7 प्रश्न PYQ क्वेश्चन आए थे, यानी कि क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब 2015 में 14 में तो सब सारा PYQ ही पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। ये 14 का क्वेश्चन 2000 PYQ ही पूछा हुआ था, 10 में 10, यानी कि देखिए कितना क्वेश्चन बैंक का अहम रोल निभाता है, ठीक है। 2015 को आपको पॉइंट व्यू दिखाते हैं प्यारे बच्चों। ये 2015 का पूछा हुआ 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, देखिए 2 प्रश्न पूछा और 8 प्रश्न PYQ से क्वेश्चन पूछा है, यानी कि प्यारे बच्चों हमारे लिए क्वेश्चन बैंक कितना महत्वपूर्ण जा रहा है। इसलिए प्यारे बच्चों हम बोलते हैं 6 क्वेश्चन यहाँ से वायरल कर लीजिए, यानी कि दोगुना क्वेश्चन आप लोग का पूछा जा रहा है। यहाँ से 8 प्रश्न भी आ सकता है ये क्लास से, इसलिए आप लोग क्लास का अंत तक बनी रहिए। आपके लिए प्यारे बच्चों मेहनत कर रहे हैं इतना, हमने इसका मेहनत प्यारे बच्चों रात से ही लगातार कर रहे हैं इस पर बात। देखिए देखते हैं 2016 में कितना प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए 1 प्रश्न मात्र पूछा हुआ है, यानी कि 9 प्रश्न PYQ क्वेश्चन पूछे गए 2016 ईस्वी में। 17 में देखिए प्यारे बच्चों 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 2 प्रश्न, यानी कि 8 प्रश्न प्यारे बच्चों, 8 प्रश्न में PYQ क्वेश्चन पूछे थे, 2 क्वेश्चन न्यू पूछे थे, ठीक है। 2018 में देखिए तो 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4, देखिए 5 प्रश्न हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। और 6 क्वेश्चन मतलब आया था रिपीट क्वेश्चन। इसी प्रकार हर एक वर्ष कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। हर एक वर्ष मतलब PYQ क्वेश्चन लगातार आपका बोर्ड एग्जाम पूछ रहा है, इसलिए आप लोग प्यारे बच्चों क्लास को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। यानी कि आपके जो 2026 में जो एग्जाम हो रहा है, ठीक है, जो 26 में जो एग्जाम होगा प्यारे बच्चों, समझिए यहाँ से इस क्लास से 6 क्वेश्चन तो सेम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग एकदम शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 2009 का जो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 9 का जो पहला क्वेश्चन है कि
आप लोग का क्वेश्चन बैंक होगा तो देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग का बिलीव जो नहीं हो रहा होगा, ठीक है, इसलिए देख लीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसलिए आप लोग प्यारे बच्चों क्लास को अंत तक बढ़िए, बार बार हम बोलेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। आय जी आयगार व्यवस्था के विषय से आप क्या जानते हैं, ये क्वेश्चन पहला था। आप लोगों को देखिए उसके बारे में समझा रहे हैं। तो देखिए आयगार व्यवस्था में प्यारे बच्चों हुआ था क्या, ये प्यारे बच्चों विजयनगर साम्राज्य का एक व्यवस्था था, ठीक है, यानी कि वो प्रशासनिक व्यवस्था था। जिस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोगों को देखिएगा कि पंचायत व्यवस्था है, पंचायत में व्यवस्था क्या है, पंचायत राज में जितना भी विकास हो वो पंचायती राज करेगा, ठीक है। यही ना प्यारे बच्चों कि पंचायत में जितना सारा विकास होगा सारा मतलब पंचायत व्यवस्था में ही होगा, उससे आगे नहीं जाएगा। उसी प्रकार जो आयकर जो व्यवस्था था प्यारे बच्चों, विजयनगर साम्राज्य जो था उस टाइम, उसका मतलब प्रशासनिक था। क्या था, प्रशासन में जो व्यवस्था था कि जिसमें जो सैनिक रहता था, ठीक है, सैनिक के लिए मतलब भूमि जो था, भूमि मतलब उसके बदले में देना। आप सैनिक में तो आपको बदले में भूमि देना। जिस प्रकार अभी सैनिक में है तो अभी क्या देता है, रुपया देता है कि जो भी मन देते 40,000 50,000 जो भी मन देते, लेकिन यह पैसा दे देता है। उस टाइम क्या था प्यारे बच्चों, मतलब विजयनगर साम्राज्य में जो सेना रहता था विजयनगर साम्राज्य में, उसको भूमि दिया जाता था, ठीक है। वही भूमि में वो लोग अपना करता रहता होता से मतलब उसी से मतलब चलता था, ठीक है। ये मतलब आयकर व्यवस्था यही था, विजयनगर साम्राज्य का एक प्रशासनिक व्यवस्था था, जिसमें मतलब कई सारा मतलब सैनिकों को मतलब दिया जाता था भूमि दान, ठीक है, जिसमें मतलब आप सैनिक में उसके बदले भूमि दिया जाता है। यही आपको प्रश्न में लिखना है प्यारे बच्चों, हमने वही समझाया है, ठीक है। जो आपको समझेंगे वही आप लिखिएगा प्रश्न, ठीक है। और मेरे बातों को ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि कई सारा होता है कि क्वेश्चन आप ढेरी सारा क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसमें जो एक एक चीज़ बात आप पकड़िएगा ना, वही आप एग्जाम में लिख पाइएगा, ठीक है। एक बात को इतना लपेटिएगा कि कहने की बात नहीं। देखिए आयकर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत सैनिकों और अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी, यानी कि वेतन नहीं, वेतन के बदले भूमि उसके बदले में दिया जाता। जैसे अभी आर्मी को क्या जाता था, अपने भारतीय आर्मी को, ये भारतीय सेना को, तो प्यारे बच्चों वह मतलब पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। भूमि के प्राप्त आय से वह सैनिक सेवा, किले, सुरक्षा, प्रशासनिक कार्य करते थे। कौन, मतलब विजयनगर साम्राज्य के राजा, ठीक है। आयरगरों के भूमि का स्वामित्व नहीं होता था, लेकिन केवल उपयोग का अधिकार होता था किसको, सैनिक को। यानी कि उसको भूमि जो दिया जाता था पूर्णतः के लिए नहीं दिया जाता, यानी कि हमेशा के लिए नहीं। उसको बाद आप देखिए, तो आपको जैसे 5 बीघा जमीन दिए, वो आप यूज कीजिए हर एक वर्ष, उसमें जो भी हुआ वो आपका सब हुआ, ठीक है। लेकिन बाद में आप जैसे सेना से हटे तो पुनः वो दूसरे का हो जाएगा, ठीक है। यही व्यवस्था था विजयनगर साम्राज्य में, यानी कि आयकर व्यवस्था में था, ठीक है। इससे राज्य को बिना अधिक खर्च के मजबूती सेना हो गया, प्रशासन मिला, और इस व्यवस्था का समाज स्थिरता रहा। जब आप सैन्य को अच्छे खुश रखिएगा तो तभी ना सेना एकदम देश के प्रति रहेगा समर्पित, ठीक है। यही था आयकर व्यवस्था प्यारे बच्चों, हमने आपको सटीक भाषा में समझाया है, और आप भी एग्जाम में इसी तरह लिखिएगा। पीडीएफ के लिए चिंता नहीं करिएगा, आपको लास्ट में बता देंगे पीडीएफ कहाँ से प्राप्त होगा। लेकिन देखिए प्यारे बच्चों, आप हम बार बार बोलेंगे कि आपका क्लास एक बार नहीं 2 बार रिपीट जरूर लीजिए। अगर आपका लक्ष्य है एकदम मम्मी पापा का नाम रोशन करना है प्यारे बच्चों, 450 अपना नाम कमाना है प्यारे बच्चों, तो आप प्यारे बच्चों मेरा क्लास को फोकस कीजिए, ठीक है। हम आपके लिए इतना सारा मेहनत कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे, आपका एग्जाम से एक दिन पहले तक करेंगे, ठीक है। जो आपके साथ वादा किए, इसलिए आप लोग थोड़ा सा वादा को निभाइए और लगे रहिए और मेहनत खूब कीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। हम तो आपके लिए कर ही हैं, बस आप लोग करते रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न था 2019 का जो प्यारे बच्चों कि मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। देखिए मीराबाई के बारे में सब लोग जानते होंगे प्यारे बच्चों, मीराबाई एक कवि भी था और एक भक्त भी था। भक्त किसका था प्यारे बच्चों, वो कृष्ण का भक्त था। किसका था, कृष्ण का, यानी कि कृष्ण के प्रेम से इतना मतलब जुड़ी हुई थी कि देखिए मीराबाई भी एक अच्छे फैमिली से बिलोंग्स करते थे, और जो इसका जो विवाह हुआ था आप लोग को सबको पता है, लेकिन वो सब उतना लपेटना नहीं है, ठीक है। अब बोला कि मीराबाई के बारे में ही मतलब संक्षिप्त बनी। देखिए मीराबाई एक मध्यकालीन भारत की प्रसिद्धि भक्ति या कवित्री भी थी। अब वे मतलब भगवान कृष्ण के अनन्य भक्ति, अनन्य मतलब एकदम लगे रहना उसमें, कि उसी के तन मन में ले जाना। उन्होंने समाज की रूढ़ियों को, जाति भेद और स्त्री समानता का विरोध किया था। देखिए ये सब जो बातें लिखिएगा ना, यानी कि जो बोलता है स्त्री को कि केवल मतलब शादी करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो मतलब एक तरह से बोलिएगा, एक एग्जांपल मेरा भाई मतलब उसको मतलब हटाने का व्यवस्था था, यानी कि मतलब स्त्रियों को भी जगाने का काम किया कि आप भी भगवान से प्रेम तो करता था, लेकिन वो अपना अधिकार मांगता था, ठीक है। कि मीराबाई के
भजन प्रेम भक्ति हो वैराग्य से भरे हैं, यह पता है। उन्होंने भक्ति आंदोलन को जन सामान्य तक पहुँचाया, यानी कि एकदम आम तरह से भक्ति किया, यानी कि आम लोग भी कर सकते हैं। भक्ति में कोई ज़रूरत नहीं, बस प्रेम मांगता है, यही मतलब मेरा वही समझाया था। राजघराने से होने के बावजूद भी उन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग किया। आपको बता ही दिया, हमको मीराबाई एक अच्छी फैमिली से बिलोंग्स करती थी, लेकिन देखिए उन्होंने ये सब को त्याग दिया कि मुझे नहीं सुख सुख चाहिए, कोई सुख ज़रूरत नहीं, कोई मुझे बड़े घर नहीं चाहिए, लेकिन हमें कृष्ण जी से प्रेम करना है। यानी उसी प्रेम में लगे रही और मतलब सब सुख दुख सब त्याग दी, ठीक है। लेकिन वह अपना कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ी। ये आपको लिखना है संक्षिप्त में, ज़्यादा आप विस्तार में मत लिखिएगा, ठीक है। आपको कहानी थोड़ा बहुत याद हो तो उस कहानी को ऐड कर सकते हैं। चलिए हम आपको क्वेश्चन में, क्लास लंबा हो जाएगा लेकिन इसलिए हम उतना चर्चा नहीं करेंगे जितना मतलब आपके एग्जाम के लिए पॉइंट बेस, और आपका अभी जो एक एक मिनट है प्यारे बच्चों बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वो शायद प्रधानमंत्री का भी नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपका अभी एग्जाम नज़दीक है, बिल्कुल प्यारे बच्चों एकदम अच्छे से रहिएगा, ठीक है। और बिल्कुल घूरना वरना कम है प्यारे बच्चों, और पार्टी उर्टी तो कम ही करना है आपको, ठीक है। पार्टी तो बिल्कुल छोड़ ही देना अभी, मात्र आपके पास एक मंथ टाइम है, 30 दिन, यानी कि उसमें लगे रहिए, ठीक है। पार्टी तो आप एग्ज़ाम से बाद भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए आप बोलेंगे सर आप कैसे जाने की पार्टी उर्टी करते हुए, लिखिए हम भी इस ज़माने का थे और अभी भी है उसी टाइम पे, ठीक है। इसलिए बोले आपको थोड़ा सा अभी एग्ज़ाम पर फोकस करनी है। जितना आप एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए, देखिए आप एक साल क्या मेहनत किए वो कोई नहीं जानता है, ठीक है। और क्या पढ़े वो छोड़ दीजिए, अभी से जो भी पढ़िएगा 30 दिन ना, वही आपका एग्ज़ाम में लिखाएगा, ठीक है। और अभी से आप ठान लीजिए प्राण, और आप अगर जहाँ आप 450 नहीं समझिए आप कितना आपका घर वाला खुश होगा, वो आप मतलब क्या बोले हम आपको, ठीक है। इसलिए पहले तो थोड़ा सा जो भी अयासी किए हैं कोई बात नहीं, लेकिन 30 दिन प्रॉपरली आप पढ़े रहिए, ठीक है। इससे क्या होगा पहले तो आपका नाम जो घर का होगा ना, वो आप रिजल्ट आने के बाद आपको पता चलेगा, ठीक है। अकबर को देखिए राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2009 का, ठीक है। देखिए अकबर को राष्ट्रीय शासक इसलिए कहा जाता है प्यारे बच्चों, अकबर ने देखिए ऐसे कई सारा काम किया है प्यारे बच्चों, ठीक है। वह इस उन्होंने ऐसे सारा काम जो क्या है प्यारे बच्चों, देखिए कि एक बार राष्ट्रीय शासक उसको दर्जा इसलिए दिया गया प्यारे बच्चों, उन्होंने जो काम किया वो सब मुस्लिम रहते हुए भी सभी धर्मों के प्रति समान भाव दिया। और उन्होंने बताया लोगों को कि आपका मन है किसी धर्म में रहिए, एकदम अच्छे से कुशल रहिए, ठीक है। आपको ज़बरदस्ती नहीं कि मेरे धर्म को ज्वाइन कर लीजिए, मेरे धर्म को रहिए। उन्होंने धर्म को भी चलाया था, दीन इलाही धर्म, जिसमें लोगों को कई सारा धर्मों को लोग उसमें बुलाया गया, शामिल किया गया कि आप उसमें नई सारा धर्म मानिएगा, इस धर्म में शामिल हो जाइए, बिल्कुल निस्वार्थ होके। एकदम इस सहिष्णुता व्यक्ति था प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका कोई सोच देखिए, जैसे जैसे बाबर ने लगाया था जजिया कर, बाबर ने नहीं लगाया था प्यारे बच्चों, जजिया कर जो लगाया था प्यारे बच्चों केवल हिंदुओं के लिए लगाया था कि इसका मकसद है जो अगर जो हिंदू अगर मुस्लिम बन जाते हैं तो उसके लिए जजिया कर नहीं लगा, मतलब प्रेशर दे रहा था। तो इन्होंने प्यारे बच्चों अकबर ने जो था उसको समाप्त किया। क्यों भाई, उनका अगर जजिया कर लगाना ही तो सब पर लगाइए, सब धर्मों पर लगाइए, तो एक धर्मों पर क्यों लगाएंगे, इन्होंने ही समाप्त किया था। ये सब रणनीति के कारण, और मतलब उसका देखिएगा जो उसके मंत्रिमंडल में प्यारे बच्चों सब धर्म रहता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको बड़े बड़े पद भी दिया जाता। ऐसा नहीं कि मुस्लिम को ज़्यादा बड़े पद दिया जाता था हिंदू को नहीं, तो उन्होंने समान दर्जा सबको निभाया, इसलिए उन्हें राष्ट्रीय शासक कहा गया प्यारे बच्चों, ठीक है। ये मतलब आप हम जो समझाए वही आपको सुनना है, बात को फिर एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। अकबर को राष्ट्रीय शासक इसलिए कहा जाता है प्यारे बच्चों क्योंकि उसकी नीतियाँ नीतियाँ यानी उनकी कोई भी नीति ले लीजिए किसी एक धर्म के प्रति नहीं रहता था, ठीक है। संपूर्ण भारत के हित में ही था, और उसने धार्मिक सहिष्णुता अपनाई, और सहिष्णुता मतलब सबके समान भाव अपनाया, और जजिया कर को समाप्त किया। आपको पता ही है राजपूतों को उच्च पद देकर उन्हें शासन में शामिल किया, यानी कि हिंदुओं को, राजपूत एक तरह से हिंदुओं को शामिल किया प्यारे बच्चों, ठीक है, वो एक उच्च पद दे के। और अकबर ने सभी धर्मों को जातीय को लोगों को साथ समान व्यवहार किया भाई, किसी के साथ वह भेदभाव नहीं किया था, आपको पता होगा बिल्कुल पता। बच्चों एक शासक तो काजा ऐसा है, ठीक है। ये सब सारी कहानी प्यारे बच्चों उसकी नीति सुलह एक कुल की राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती थी, ठीक है। अगर देखिएगा सर आपको मन में खटखटा रहा होता है प्यारे बच्चों क्वेश्चन की, सर ऐसा अकबर के बारे में, ये सब के बारे में पैसा पता कहाँ चला है। देखिए एक पुस्तक था अकबरनामा, जो कि अबू फजल ने रचना जो किया था प्यारे बच्चों, उसी में ये सब सारा उसका रचना मिला हुआ है। उन्होंने यह काम किया था, लोग अनुमानित तौर पर बोलते हैं हाँ एक राष्ट्रीय शासक ये बन सकता है, ठीक है। अनुमानित तौर पर, ये नहीं कि मतलब लोगों ने मतलब अब पता नहीं कोई तो देखल नहीं है, ठीक है, लेकिन इतिहास में उसका पुस्तक से पता चलता है। और इतिहास की जानकारी कैसे मिलेगा, यही सब सोर्स होता है पुस्तक का, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन जो 2019 का करने वाले प्यारे बच्चों कि ब्रिटिश चित्रकारों ने
1857 की क्रांति को किस रूप में देखा? यानी कि पूछ रहा है कि ब्रिटिश चित्रकारों ने 1857 की क्रांति को किस रूप में देखा? हम आपको आशा दिलाएंगे पहले जो कि आप क्लास का जब अंत तक बने रहेगा, आपको बोरिंग फील नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बिल्कुल मज़े मज़े से क्लास करनी है। हाँ, वही बच्चा अभी तक अंत तक क्लास करेगा पहले जो, जिसको है कि अपना लक्ष्य एकदम 400 प्लस 450 प्लस करनी है, ठीक है? इसलिए आपका लक्ष्य अगर है पहले जो, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, ठीक है ना? जब देखिए कोई प्यारे बच्चों तबीयत खराब होता है, अगर वह दवाई नहीं खाता है, तीता लगता है उनको, तो उसका तबीयत कभी सही होगा नहीं। अगर आप चीज़ लगा लीजिएगा तो खाने में टैबलेट, तो आराम से थोड़ा दिन बाद ठीक हो जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आपको अभी समझिए ये टैबलेट है, ठीक है? 30 दिन तक आपको लेना है टैबलेट, और आपके एग्ज़ाम को फोड़ के आना है, ठीक है? मेरा मकसद ये प्यारे बच्चों, आपको फोड़ के लेकर आना एग्ज़ाम को। और हाँ, हमने उससे पहले प्लानिंग बहुत सोचे हैं प्यारे बच्चों आपके लिए, कि 2027 में जो आपके भाई बहन होगा, उसके लिए हमने बिल्कुल फ्री में आपको, जिस तरह ऑफलाइन में हम प्यारे बच्चों पढ़ाते हैं, ठीक है? उसी तरह आपको हम ऑनलाइन में भी पढ़ाएंगे क्लास रेगुलर। आप लोग मतलब चैनल को अपने भाई बहन को भी भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका अगले 2027 में जो एग्ज़ाम देगा वो फाइनल परीक्षा, तो उसमें आपके लिए बेहतर होगा साबित, ठीक है प्यारे बच्चों? बता दिया आपको, ठीक है? ब्रिटिश चित्रकारों ने जो 1857 की क्रांति के रूप में जो देखा प्यारे बच्चों, ब्रिटिश चित्रकारों ने जो 1857 की क्रांति को एक हिंसक सैनिक के विद्रोह के रूप में प्रस्तुत किया। हिंसक मतलब क्या था? ना ही मतलब किसी पर वो अत्याचार न करता हो, जैसे इस तरह बोल रहा है ये। लेकिन उन्होंने चित्रों में अंग्रेज़ों को सभ्य और भारतीयों को क्रूर दिखाया है। इन देखिए, ये मतलब बिल्कुल गलत दिखाया है जो, ठीक है? पहले तो ये अंग्रेज एकदम छिलर मुर्गा, एक उसको बोल सकते हैं हम लोग, छिलर मुर्गा ऐसा था गधा, वो इतना परेशान भारतीय वासी को किया। और वो लोग, वो चित्रकार लोग वर्णन क्या कर रहा है कि उन्होंने, अंग्रेज़ों ने कुछ किया ही नहीं था, ये गलत है। और बोल रहा है कि भारतीय लोग क्रूर क्रूर मतलब एकदम हरामी टाइप में, ऐसा कभी भारतीय लोग हो सकता है? भारतीय लोग प्यारे बच्चों बिल्कुल कोमल रहते हैं, कि जहाँ भी जाते हैं अपना दोस्त बना ही लेगा, ठीक है? आपको पहचान देखिए, आप पता चलेगा कि जैसे आप बिहार से किसी ज़िला से हैं, आप किसी ज़िला, अनजान ज़िला में चले गए, आप देखिए 1 सेकंड में आप 2 जगह बैठ गए, तो आप आराम से दोस्ती कर लेते हैं। मतलब भारतीय लोग कभी भी क्रूर नहीं होते, बिल्कुल ये एकदम प्रेम भाव से बात करते हैं। कहीं भी सरा अगर युद्ध हुए तो भारत तो उसमें शामिल नहीं होता है, उसका एक सजेशन निकालता है। आप पता ही होगा आपको प्यारे बच्चों, ठीक है? सजेशन निकाल के अलग रास्ता ढूँढता है, यही हमारे भारतीय का पहचान है प्यारे बच्चों, ठीक है? देखिए, विद्रोहियों को लुटेरे और हथियारे बताया गया प्यारे बच्चों, और इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को सही ठहराना और भारतीय को दोषी साबित करना। किसका आदेश था? ब्रिटिश चित्रकारों का दोषी था, कि भारतीय लोग दोषी है और ब्रिटिश शासन सही है। यही मतलब ब्रिटिश चित्रकारों ने कल्पना की है, ठीक है? चित्र की औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है, यानी कि एक तरफा दर्शाता है प्यारे बच्चों, ठीक है? बिल्कुल आपको आसान भाषा में समझाया प्यारे बच्चों, आप एकदम एक बार पढ़िएगा तो हमें उम्मीद है कि दोबारा आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है? चलिए, हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे प्यारे साथियों, कि इतिहास के लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है? बताइए, इतिहास के लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व हो सकता है? बड़े भाई, अभी इतिहास का जो हम लोग सोर्स पता चलता है, कि ये शासक ने यह किया था भारत में, ये शासक ने ये किया था, तो ये किस सबसे पता चलता है? बहुत सारा स्रोत है, किताबें भी है, लेकिन अभिलेख भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है इतिहास के स्रोतों में, जितना कई सारा पुस्तक हो जाए, कई सारा मतलब जैसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता का जो खोज किए थे, कैसे किए थे भाई? पहले जो खोज किया था, तो वो लोग मतलब अंदर से जो निकला था मटेरियल, उसके हिसाब से खोज किया था। तो यानी कि ये सारा अभिलेखों भी इतिहास के लेखन में एक तरह का बोलिए वो सोर्स है, ठीक है? यानी कि स्रोत है, कि जानने का इतिहास पहले क्या चल रहा था। देखिए, अभिलेख इतिहास के सबसे विश्वसनीय प्राथमिक स्रोत होते हैं। देखिए, अभिलेख प्राथमिक स्रोत क्यों होते हैं पहले तो विश्वसनीय के लिए? क्योंकि अभिलेख में लिखा हुआ होता है, ठीक है? और लिखा हुआ होता है जो कि आपको पता ही होता है, इनमें से शासकों की उपलब्धियों, प्रशासन, धर्म, दान और युद्धों की जानकारी मिलती है, ठीक है? शिलालेख और ताम्रपत्र तत्कालीन समाज का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करते हैं। कौन? इतिहास के अभिलेखन। और अशोक के अभिलेख मौर्यकालीन इतिहास की समझने का अत्यंत सहायक है। देखिए, अशोक ने अभिलेखों को शुरुआत किया था, और उन्होंने मौर्यकालीन इतिहास का अगर कहीं से अगर सोर्स मिलता होगा तो वो अभिलेखों से ही मिलता है, ठीक है? और अभिलेखों से ही पता चलता है कि प्यारे बच्चों, कि कितना अशोक सम्राट मतलब महान था, ठीक है? और पूरे अखंड भारत को एक समेट लिया था। अभिलेखों से ही इतिहास का अधिक प्रमाणिक मिलता है, ये आपको पता है, हम आपको बता दिए, ठीक है? बिल्कुल प्यारे बच्चों, वही भाषा यूज की है जो कि आपको एकदम एक बार पढ़े और दिमाग में कैच हो जाए, ठीक है? लगे ना कि आपको बोरिंग फील हुई, ठीक है? चलिए, आशा करते हैं आपको समझ में क्वेश्चन आ रहा होगा प्यारे बच्चों। अगर समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक तो कीजिए और शेयर प्यारे बच्चों
इतना आपको लिए मेहनत करते हैं मेरे बच्चों, रात से लगे हुए हैं इसमें, तो इसलिए मेरे बच्चों आप लोग शेयर एक ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि हर स्टूडेंट के पास मेरा क्लास पहुँचे, ठीक है। क्योंकि आपके सामने मेरे बच्चों हम न्यू है, थोड़ा मेहनत खूब कर रहे हैं मेरे बच्चों, ऑफलाइन भी पढ़ा के आपके ऑनलाइन भी उतना समय देते हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा मेरे बच्चों सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना कीजिए, ठीक है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बहुत विशाल क्षेत्र में था। उत्तर में ले लीजिए जम्मू, दक्षिण में दयामाबाद और पश्चिम में बलूचिस्तान और पूर्व में उत्तर प्रदेश तक ये इसका प्रभाव था, किसका, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार में। याद रखना मेन बात है, आपको हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बहुत विशाल था, आपको पता ही होगा। और उत्तर में याद रखना ये जम्मू था, जम्मू कश्मीर था। आप जब मैप देखिएगा प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का बताते हैं आपको, भारतीय मैप देखिएगा, अभी उतना अच्छा बना नहीं, एक सेकेंड, जो भी प्यारे बच्चों मैप बना वो ठीक है, ठीक है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो उत्तर में जम्मू था, ये सब सारा भाग ले लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, उत्तर प्रदेश तक, ठीक है। ये सब सारा भाग मतलब यहाँ तक ले लीजिएगा, ये सब सारा मतलब आपको अलग कलर लेके दिखाते हैं, ठीक है, ये ब्लैक, ठीक है, यहाँ तक ले लीजिए। ये सब सारा भाग हड़प्पा सभ्यता का फैला हुआ था, ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ तक था, समझे। अब इसको आप यही चीज़ आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए कि उत्तर में था जम्मू, दक्षिण में था दयामाबाद, पश्चिम था बलूचिस्तान और पूर्व में उत्तर प्रदेश तक था ये इसका प्रभाव। इसका क्षेत्रफल लगभग देखिएगा 13 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि लगभग मानिएगा, ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। ये इतने बड़े क्षेत्र में समान नगर योजना और संस्कृति का होना इसकी सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था को दर्शाता है, यानी कि एक अच्छे प्रशासनिक ढंग को दर्शाता है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। ये आपको लिखना है, बिल्कुल आसान भाषा में लिखे प्यारे बच्चों, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे प्यारे साथियों, कि हड़प्पा वासियों द्वारा स्वच्छता संबंध साधनों का उल्लेख कीजिए। देखिए हड़प्पा वासियों द्वारा स्वच्छता संबंधित साधनों का उल्लेख कीजिए। हड़प्पा वासियों ने देखिए पहले बच्चों स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया है, ये आपको पता होगा। कि वो लोग बोल रहा है कि क्वेश्चन नहीं जवाब रहा है, क्वेश्चन मतलब पूछ रहा है कि हड़प्पा वासियों द्वारा स्वच्छता संबंधित साधनों का उल्लेख, यानी स्वच्छ लोग वो लोग कैसे रहते थे। देखिए हड़प्पा वासी आपको पता होगा एक नगर नियोजन सिस्टमिक ढंग से चलता था, ठीक है, आपको ये पता होगा। विश्व में कई सारा सभ्यता था, ठीक है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता सबसे अलग था उसमें, यानी कि एक शहर तरह के वो लोग जी रहा था, ठीक है। हड़प्पा वासियों ने स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया था। प्रत्येक घर में स्नानागार और पक्की नलियाँ थी, इनकी प्रत्येक घर में आपको देखिएगा अलग अलग नहाने का था सोर्स, ठीक है, और पक्की नलियाँ थी, जिससे मतलब गंदा कीटाणु ना हो सके उतना ज़्यादा, ठीक है। और गंदा पानी ढकी नलियों से बाहर निकलता था, इनकी गंदा पानी ढकी नलियों से बाहर निकलता था। सार्वजनिक स्नानागार जैसे मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार प्रसिद्ध है। ये देखिए सबके लिए एक था, मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार, वह एक तरह से उसमें अनुमान लगाया था पहले बच्चों, वह एक धार्मिक था, यानी कि देखिए सब घरों में अलग अलग था ही, लेकिन मोहनजोदड़ो में था एक विशाल स्नानागार, जिसे हम लोग बोलते हैं वो मतलब कहता है, मतलब इतिहासकारों से पता चलता है कि वह एक तरह से धार्मिक था, यानी कि सब लोग वहाँ पर स्नान करते थे, धार्मिक पूजन के लिए करते थे, और उनकी उन्नत नागरिक चेतना को दर्शाता है पहले, ठीक है। ये भी आपको समझ में आया होगा पहले बच्चों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, ठीक है। मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दीजिए, ठीक है। देखिए मौर्यकालीन जो इतिहास के जो प्रमुख संक्षिप्त विवरण दीजिए। मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों में अशोक के अभिलेख। देखिए मौर्यकालीन का इतिहास कैसे पता चलता है, अशोक के अभिलेखों से पता चलता है। 100 में 90% अभिलेखों से पता चलता है मौर्यकालीन का प्यारे बच्चों, ठीक है, इतिहास। तो वही लिखना, अशोक के अभिलेख, मेगास्थनीज का जो पुस्तक है इंडिका उससे, और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, जिन्होंने प्यारे बच्चों जो मौर्यकालीन इतिहास का जो यानी कि संस्थापक था प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य, वह प्यारे बच्चों एक नॉर्मल परिवार से था, जिन्होंने प्यारे बच्चों वो एकदम खेलता कूदता था दिन भर, लेकिन चंद्रगुप्त कौटिल्य ने ही उन्हें मतलब अपने शरणों में लिया था उनको, चंद्रगुप्त मौर्य को, और उसको शिक्षा उक्षा दे के एक महान सम्राट बना दिया उसके रणनीति के कारण। इसलिए उसको बोलते हैं कौटिल्य को एक रणनीतिक कार भी बोलते हैं। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र पुस्तक है प्यारे बच्चों, उससे मतलब मिलता है मौर्यकालीन इतिहास का स्रोत, ठीक है। और पुरातात्विक अवशेषों भी शामिल है, यानी कि पुराने जो खोज करते हैं जो पुरातात्विक स्रोतों से मिलता है, तो वहाँ का उससे भी पता चलता है कि मौर्यकालीन इतिहास का कैसा मतलब विशाल था, ठीक है। इन स्रोतों से मौर्य प्रशासन हो गया, समाज ले लीजिए, अर्थव्यवस्था कैसा था, और शासन प्रणाली की जानकारी मिलते हैं। अधिकतर जानकारी अभिलेखों से होती है, लेकिन पुस्तक का भी बहुत योगदान है, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र याद रखिएगा, ठीक है, और मेगास्थनीज का इंडिका। आपके एग्जाम में कई सारा बार पुस्तक भी पूछता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए पहले बच्चों कि कौटिल्य द्वारा रचा हुआ पुस्तक है तो अर्थशास्त्र पुस्तक, ये आपको याद
याद रखना ऑब्जेक्टिव। दूसरा नंबर मेगास्थनीज का इंडिका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बुक है और ये आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। पूछेगा मेगास्थनीज इनमें से कौन सा रचना किया है प्यारे बच्चों, तो इंडिका पुस्तक की रचना की है। ठीक है, आपको एकदम रट लेना प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि गंधार कला की विशेषताओं का वर्णन करिए। देखिए गंधार कला प्यारे बच्चों एक तरह से देखिएगा प्यारे बच्चों, यह मतलब इसमें प्यारे बच्चों कुछ नहीं था प्यारे बच्चों। देखिए गंधार कला में देखिएगा तो बौद्ध की मूर्तियों बनाया गया था। ठीक है, यानी कि मानव रूप में बौद्ध की मूर्तियों बनाया गया था, उसी के लिए मतलब गंधार कला फेमस हुआ है। ठीक है, गंधार कला एक ग्रीक और रोमन कला का प्रभाव था प्यारे बच्चों, ये आपको पता होगा। इसमें बुद्ध की मूर्तियों मानव रूप में बनाई गई थी, आपको हम जो बताए मूर्तियों में यथार्थवाद, ठीक है, और घुर्राले बाल और वस्त्रों की मतलब सिलवटें दिखाई देती है किसमें, गंधार कला में। किसकी, बुद्ध की प्रतिमाएं को। ठीक है, ये आपको याद ना। और पत्थर का अधिक प्रयोग हुआ था किसमें, बुद्ध की प्रतिमाएं में। यह कला बौद्ध धर्म के प्रचार में सहायक बनी थी, किसके लिए, देखिए बौद्ध धर्म का जो प्रचार करता था तो महात्मा बुद्ध को देखने के लिए लोग मतलब, तो उसका मतलब देखने के लिए मतलब कुछ विचार है तो वो गंधार कला का विकास किया। ठीक है, गंधार कला देखिएगा तो एक तरह से ग्रीक और रोमन कला का प्रभाव पड़ता था उसमें। इसमें देखिए बुद्ध की आपको बता दिए प्रतिमाएं मानव रूप में मतलब बनाई गई थी, जिसमें मूर्तियों का यथार्थवाद ले लीजिए, घुंघराले बाल यानी कि घुंघराले जैसे बाल बनाया उसका महात्मा बुद्ध का, और वस्त्रों की सिलवटें दिखाई देती थी किसमें, महात्मा बुद्ध को पहनाया गया था। ठीक है, और पत्थर का अधिक प्रयोग क्या आपको पता होगा, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन लिखनी है मेरे बच्चों। मेरे शब्द को एक एक शब्द को पकड़ना है हर क्वेश्चन में और वही शब्द को लपेट के आना है। ठीक है, और ज़रा आपको आवे तो महात्मा बुद्ध को, अगर क्वेश्चन आपको नहीं आवे तो महात्मा बुद्ध का जन्म उनमें भी उसका कहानी भी दर्शा सकते हैं। लेकिन हाँ, पहले आप गंधार कला का 2 लाइन तो जरूर लिखिएगा, उसके बाद ये काम कीजिएगा। ठीक है, ये आपको याद है तब ऐसा करना है, याद नहीं है तब ऐसा करना मेरे बच्चों। अगर याद है तो तब तो कर ही देना। ठीक है, लेकिन आशा करते हैं आपको हम उस तरह ही परिभाषा लेकर आए हैं मेरे बच्चों, जो कि आपको एक बार पढ़े तो हमको लगता है याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला अगला जो क्वेश्चन है प्यारे साथियों है कि विजयनगर की स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए विजयनगर की स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन देखिए, आप लोग को सबको पता होगा प्यारे बच्चों, विजयनगर जो कि 2 भाइयों ने जो स्थापना किया था उसका नाम आपको पता होगा, हरिहर एवं बुक्का। 1336 ईस्वी में जो इसकी स्थापना किया था विजयनगर साम्राज्य में। जैसे जिस प्रकार प्यारे बच्चों विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुआ था उस टाइम प्यारे बच्चों, स्थापना तो क्या था हरिहर एवं बुक्का ने, जो कि संगम वंश का था प्यारे बच्चों ये शासक। ये विजयनगर साम्राज्यों में कई सारे शासक आया था, मतलब देख लीजिए मतलब वंश आया था, संगम वंश, तुलुप वंश। ठीक है, तुलुप वंश का ही एक सबसे महान जो प्रशासक आया था पहले बच्चों, कृष्णदेव राय। ठीक है, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, पहले यहाँ क्वेश्चन पाएंगे। विजयनगर के स्थापत्य कला पर पूछ रहा है। ठीक है, देखिए विजयनगर पर जब इन्होंने 2 भाइयों ने जो 1336 ईस्वी में जो स्थापना किया था हरिहर एवं बुक्का ने, तो उनको जो उस टाइम था दिल्ली सल्तनत पर राज कर रहा था वह था, हाँ आपको बता रहे दोस्त एक सेकंड, वो था पहले तो हाँ औरंगजेब था पहले तो। ठीक है, औरंगजेब ने इन दोनों को बंदी बना लिया था, किसको, हरिहर एवं बुक्का को। हरिहर एवं बुक्का जो बंदी जो बनाया पहले तो ये अपने वहाँ कारागार में इसको बंद कर दिया हरिहर एवं बुक्का को। अब दोनों बेचारा एकदम क्या बोले डरपोक टाइप में था, मतलब डरपोक क्या उसको डरपोक तो नहीं बोलेंगे लेकिन डरपोक ही मतलब उसको एकदम था उस टाइम। औरंगजेब एकदम खतरनाक आदमी था, इसलिए उसको दोनों को कैद कर दिया और कई वर्षों तक उसमें रखा हरिहर एवं बुक्का को। तो प्यारे बच्चों तो उसमें क्या हो गया वो, अब जो आप सोचा क्या ये दोनों मतलब औरंगजेब ने कि अब चले जाएगा। ठीक है, इसको रणभूमि में यानी कि युद्ध के भूमि में इसको छोड़ देते हैं, अपने ये कुचला जाएगा। इसको छोड़ा लेकिन ये वहाँ से भाग पड़ा। ठीक है, बहुत होशियार था दोनों, तो दोनों भाग पड़ा, फिर से विजयनगर साम्राज्य में आया और विशाल विजयनगर साम्राज्य को स्थापना किया, फिर से मतलब उन्होंने शुरू किया। ठीक है, और वो तो मतलब उतना नहीं, लेकिन उसका कृष्णदेव राय आया था शासक उसमें, तो बड़ा एकदम कठोर आया था। उसी समय पर जो ये विजयनगर स्थापत्य कला का विशेषता हो, उसमें मंदिर कई सारा उन्होंने बनाया, कृष्णदेव राय ने बनाया, और ऊंचे ऊंचे गोपुरम यानी कि मंदिर का एकदम स्थलाकृति अलग बनाया। जैसे मंदिर अभी जो देखेंगे उत्तर भारत में तो मंदिर सिंपल ऐसा बना देता है ऐसे, ठीक है, इस तरह बना देता होगा, लेकिन नहीं वो मतलब जो बनाया था उसमें देखिए मंदिर में चित्र उतर रहता था, सब देवी देवता का चित्र रहता था। ये कब से शुरू हुआ है, ये विजयनगर स्थापत्य कला से ही शुरुआत है मंदिरों में, मतलब चित्र उत्र बनाना सब भगवान का ये दर्शाता था। अभी भी आप टपिए कहीं भी देखे होंगे मंदिर इस टाइप में। ठीक है, यही मतलब स्थापत्य कला का विशेषता। देखिए विजयनगर स्थापत्य कला में विशाल मंदिर और ऊंचे गोपुरम एवं और अलंकृत स्तंभ प्रमुख थे। उसमें मंदिरों में धार्मिक के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों भी होती थी। पत्थर का व्यापक उपयोग होता था किसमें,
विजयनगर की स्थापत्य कला में, और हम्पी के मंदिर इसी उत्कृष्ट का विशाल मिसाल है। यानी कि हम्पी का मंदिर अब जाइएगा अभी कर्नाटक में देखने का, तो ये विजयनगर स्थापत्य कला का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ठीक है। विजयनगर स्थापत्य कला का ही बना हुआ है हम्पी का मंदिर, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि अब अगले क्वेश्चन पे आएंगे प्यारे बच्चों। ये आखिरी 2019 का क्वेश्चन है कि भारत में यूरोपीय उपनिवेशवाद की स्थापना का क्या कारण थे, बताइए। भारत में देखिए पूछ रहे कि यूरोपीय उपनिवेशवाद की स्थापना का कारण क्या है। देखिए हम आपको अगर हिस्ट्री में बात करेंगे तो बहुत लंबा इसका जाएगा, ठीक है। मतलब 10-15 मिनट इसको कहानी ही बता देंगे, लेकिन उतना नहीं जाएंगे। देखिए भारत में जब देखिएगा, भारत एक ऐसा देश है प्यारे बच्चों, मैप पे रहता है तो मैं आपको बताते अच्छे से, लेकिन मैप नहीं है तो डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, ठीक है, लेकिन नहीं बता पाएंगे, लेकिन रुकिए प्रयास। तो प्यारे साथियों विश्व का मैप ही निकला। देखिए ये जो भारत देश है प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिए ये मतलब शुरुए से कहीं ना कहीं अरब वाला आक्रमण किया, तुर्कों ने भी आक्रमण किया, मतलब कई सारा क्षेत्र से उधर आक्रमण मिला है भारत पर प्यारे बच्चों। जो देखिए भारत पर जो आक्रमण हुआ था, वास्को डी गामा भी जो यूरोप का जो था प्यारे बच्चों, यानी कि पुर्तगाल का शासक था, उन्होंने भी देखा जब भारत आया एकदम दक्षिण अफ्रीका के जो एकदम कैप ऑफ गुड होप से, यानी कि दक्षिणकम पॉइंट से जो आया था भारत, जो रास्ता जो कि समुद्र मार्ग तक, जो समुद्र रास्ता का जो खोज किया 1498 ईस्वी में प्यारे बच्चों, उससे हुआ क्या, ये आया कालीकट पे, या एकदम केरल के एकदम नीचे वाला भाग पे जो आया था कालीकट पे जो वास्को डी गामा, तो वहाँ पे स्वागत किया। आपको पता होगा वहाँ पर शासक था जो प्यारे बच्चों, तो इन्होंने पहले जो आया जो वास्को डी गामा, तो उन्होंने ने काली मिर्च का एकदम उसको सुगंध ज़बरदस्त लगा, तो एकदम रहा हुआ एकदम अच्छे से ले गया, यहाँ से थोड़ा सा काली मिर्च ले गया अपने यूरोप में ले गया, ठीक है। तो ले गया उससे बड़ा मतलब लोगों ने पसंद किया, ठीक है। तो वहीं से लोग व्यापार कर तब से शुरू होता है कि वहाँ से मतलब यूरोप वाला सब आना शुरू कर दिया, कहाँ पे बारी बारी से। पुर्तगाल के बाद फ्रांस आ गया, फ्रांस के बाद फ्रांस, इसी तरह मतलब आते रहेगा, लगातार आएगा, भारत पर आक्रमण करते रहा, मतलब आक्रमण नहीं किया, व्यापार करने के लिए आया वो लोग, ठीक है। आक्रमण तो अरब ने किया था, तुर्कों ने भी आक्रमण किया था, ठीक है, लेकिन इन्होंने आक्रमण नहीं किया, उन्होंने मतलब व्यापार करने के लिए आया भारत, ठीक है। और यही जो अंग्रेज था प्यारे बच्चों, अंग्रेजों ने भी निर्णय लिया कि अब जो कि व्यापार करेंगे, ठीक है। व्यापार जो क्या प्यारे बच्चों, तो व्यापार करने का जो अनुमति आपको दिया है आपको पता ही होगा, ठीक है। व्यापार किया जो प्यारे बच्चों, जहांगीर ने इसको अनुमति दिया था अंग्रेजों को व्यापार करने का, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ब्रिटेन से आया था, जो कि वहाँ की रानी ने उसको ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया 1600 ईस्वी में, ठीक है। और भारत इस 1600 ईस्वी में ही इसको भेजा कहाँ, इंडिया, कि जाओ वहाँ इंडिया में व्यापार करना है, तो व्यापार किया। लेकिन जब प्लासी का युद्ध जब हुआ 1757 में प्यारे बच्चों, देखिएगा आप, जब 1757 ईस्वी में, तो उन्होंने 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद जो कंपनी कर रहा था, केवल व्यापार कर रही थी, उन्होंने अब शासन करना भी शुरू कर दिया प्लासी युद्ध के बाद, ठीक है। तब से प्यारे बच्चों ब्रिटिश उपनिषदवादियों ने भी यहाँ पर सत्ता करना शुरू कर दिया, यानी कि ब्रिटिशों ने ही भारत पर सत्ता शुरू किया। तब से शुरू नहीं किया मेरे बच्चों, वो जब 1600 ईस्वी में आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, तो उन्होंने केवल व्यापार से उसको संबंध था, ठीक है, व्यापार करता था, उससे कोई उम्मीद नहीं था। लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद उन्होंने सत्ता संभालना शुरू कर दिया, उसको कहाँ पे, भारत पर, और भारत पर राज करना शुरू किया। दो को लड़वा के ये बीच में दोनों के साथ मिलजुल के रहता था, फिर दोनों को लड़वा के वो खुद मतलब वहाँ पर बात करता था। जैसे आप जैसे लड़ रहे हैं, दो घर है आपका, ये घर यहाँ है, आप दोनों जैसे पहले तो राजा रहता था, पहले तो आपको पता है, ये राजा रात में इसके पास मिलने गया अंग्रेज कि आपके ऐसे ऐसे बात कर रहा है, तो ये बोला ऐसा इसका हिम्मत, अब ये रात में दिन में इसके पास रहता था, वो ऐसे राजा बोल रहा था, दोनों को लड़वा था, बीच में ये संविधान ढूंढता था कि अब हम दोनों को, बोलता था कि अंग्रेज कि अब संविधान निकालेंगे प्यारे बच्चों। तो संविधान क्या निकल गया, ये वैसा रास्ता निकालता था जिसमें इसका फायदा होता था, ये दोनों का घाटा होता था, ठीक है। बोला कि दोनों का सत्ता अब हम चलाएंगे, दोनों आप राजा रहिए, लेकिन मेरा उसमें दिमाग रहेगा, आपको पता है दिमाग जिसका रहेगा वो तो एक दिन तो ले जाएगा ही एकदम नीचा की ओर, ठीक है। तो धीरे धीरे पूरे भारत पर उन्होंने सत्ता हस्तांतरित कर लिया ब्रिटिशों ने, यही था कारण पहले। तो आपको हम शॉर्ट में बताइए, 2 मिनट है, इसे कहानी तो लंबा है पहले तो, ठीक है, बस आपका क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। देखिए भारत में यूरोपीय उपनिवेशवाद के जो मुख्य कारण थे पहले जो व्यापारिक लाभ, आपको हम बताइए आपको, ठीक है, व्यापारिक लाभ से वो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रवेश किया था भारत में 1600 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन
मसालों एवं कच्चे माल की खोज थे किसको? ब्रिटिश लोग, क्योंकि पता चला वहाँ देखिएगा साल भर मतलब वहाँ ठंडी पड़ा हुआ रहता है, ठंडी समझते हैं ना, ठंडी मतलब वहाँ पर साल भर रहता है, ठंडी और बर्फ़ गिरता है, तो वो लोग को मतलब वैसा खाना चाहिए। इसलिए प्यारे बच्चों देखिएगा, आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों, कॉमन सा बात है भारत में, मतलब भारत के लोग क्या बोले, कितना मतलब महान है, महान तो आपको पता ही होगा। देखिए वो लोग मतलब रात भर जो वहाँ ठंडी जो पड़ता है प्यारे बच्चों, रात दिन बर्फ़ गिरता है, तो वो लोग खाना इस तरह खोजता है, मांस खाना, यानी कि मसालेदार खाना, वहाँ पर धान उन तो बचता नहीं, तो मसालेदार खाना वो लोग खा सकते, ताकि वो ढेर दिन तक रह सके और खाएँ अच्छे से, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर उतना उतना प्रबंध तो है नहीं, तो इसलिए मतलब मांस लोग वो सब ज़्यादा खाता है, और मसाला जो भारत का जो ले गया जब वहाँ पर खाया, तो खाना उन लोग को ज़बरदस्त स्वाद लगा, ऐसे वो लोग पका के खाता था। इसलिए मेरे बच्चों, अब उन्होंने जब वही चीज़ अब भारत में आया अंग्रेज़ लोग, तो भारत के लोग मतलब मांस खाना पसंद करने लगा। देखिए भारत में हज़ारों प्रकार का खाना है, आपको खाना में जब मिठाई आप देखिएगा, कई हज़ारों प्रकार का मिठाई और खाना है, लेकिन भारत वाला वासी खाना हज़ारों प्रकार का छोड़ के, अच्छे-अच्छे खाना छोड़ के, मतलब पागल वाला खाना खाने लगा, अजीब वाला सब खाना खाने लगा, मांस खाने लगा, चिकन खाने लगा, मतलब ये सब खाना नहीं है हम लोग भारतीय परंपरा का, लेकिन फिर भी खाने लगे हम लोग। क्यों? उन लोग का दखोसी से हम लोग कि, देखिए उन लोग, देखिए उन लोग को तो खाना वो ये सब नहीं मिलता है, तब वो लोग वो खाना खाना पसंद करता है, लेकिन हम लोग तो मिलता है, लेकिन हम लोग को ये खाना खाना चाहिए, लेकिन नहीं प्यारे साथियों, हम लोग भी यही खाना खा लेते हैं। और दूसरा बात है, उन्होंने जो, देखिए अपने स्वार्थ से उन लोग का जो कपड़ा टाई पहनता था, तो टाई भी देखिएगा उन लोग को ठंडी की वजह से पहनता था, ठीक है? ठंडी की वजह से ये लोग कसा हो, लेकिन अभी हम लोग भारतीय वाला परंपरा क्या करते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, सब में टाई यूज करते हैं, एकदम कोट वोट झाड़ के पहनते हैं। वो हम लोग का परंपरा का नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग क्या बोलेंगे, इतना हम लोग मानते हैं ना, इसलिए उस सब कुछ हम उसका अपना लिए, लेकिन उसका बारे में रीज़न नहीं समझे, ठीक है? अभी आप विरोध कीजिएगा तो बोलेगा ढेर बार लिखे हैं, इसलिए विरोध भी नहीं करना, हम लोग क्वेश्चन पर बात करेंगे, ठीक है? चलिए, तो ये भारत की राजनीतिक कमजोरी क्या था पहले, तो जब ब्रिटिश सर लोग आया था, कि लोग छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ था, यानी छोटे-छोटे क्षेत्रों में बँटा हुआ था। अब देखिए, आपके घर में देखिए, मान के चलिए आप 5 पापा 5 भाई हैं, ठीक है? तो 5 भाई अगर अलग-अलग सब लोग बँट गया, कोई मतलब लड़ाई किया, तो आप एक पर लड़ाई किया, तो एक के कौन भिड़ेगा ना? क्या बताइए? वो मार खाएगा कि नहीं मार खाएगा? अगर आप पाँचों मिलल है, तो क्या किसी का हिम्मत है मार लेगा? नहीं। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, पहले था जो भारत था, छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ था। ये राजा, इसका राजा अलग था, इसका राजा अलग था, ये वाला का राजा अलग था, ये वाला का राजा अलग था, यानी कि सबका अलग राजा था। तो ब्रिटिश वाला इसी का मज़ा ले लिया कि सबसे मतलब लड़वा-लड़वा के आपसी में, क्या बुद्धि तो कम था। मतलब वो लोग तो क्षेत्र का राजा बनना पसंद कर रहा है, लेकिन इसका दिमाग खेलता था, ठीक है? तुम राजा रहो, लेकिन दिमाग मेरा काम करेगा। इसीलिए मतलब वो लोग राजनीतिक, ये लोग का कमज़ोर था, आपसी में सब लोग भिड़ता था। अगर वह सब एक रहता तो इतना हिम्मत नहीं था कि एक भी आक्रमण कर सके भारत में प्यारे बच्चों, ठीक है? हम आपको जब पढ़ाएंगे मॉडर्न इतिहास ना, तब उसमें बात करेंगे, 2026 लेके 27 वाला बैच में पढ़ाएंगे, ठीक है? बिल्कुल प्यारे बच्चों, इस तरह क्लास में आपको पढ़ाएंगे ना, लगेगा नहीं कि प्यारे बच्चों ये आप सर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है? इसलिए प्यारे बच्चों, आप लॉन्च बैच करेंगे ना 2026 में, 26 से 27 वालों को, ये बिल्कुल फ्री में आपको यूट्यूब पर भी पढ़ाएंगे, ठीक है? बताइए, इसमें राजनीतिक कमजोरी तो प्यारे बच्चों आपको बता ही दिए, और आपसी संघर्ष और उन्नत भारतीय व्यापार से यूरोपीय का आकर्षित हुआ, और धीरे-धीरे व्यापार से सत्ता में बदल दिया। आपको बताई जो कहानी, सत्ता में बदल दिया व्यापार से, आपको प्लासी के युद्ध से, ठीक है? क्वेश्चन पूछता है ये कि ब्रिटिशों ने भारत पर सत्ता कब से संभाली है? तो वो प्लासी के युद्ध से। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 से, ठीक है? 1757 में, ठीक है? और साथ ही साथ बक्सर का युद्ध भी पूछता है, 1700, बताइए आप लोग, ठीक है? चलिए, अगले हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे, पहले से तो ये बहुत समझाए, ठीक है? अगला अब हम जो 2010 का प्रश्न में आते हैं कि देखिए, अस्थाई बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुआ, बताइए? अस्थाई बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुआ? एकदम प्यारे बच्चों, आप पढ़ें, आपको बोरिंग नहीं होने देंगे, ठीक है? अ, इतिहास में आप जब मेरे से पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल आपको हौला लगेगा, ठीक है? बिल्कुल, और मज़े से समझाएंगे आपको। पहले सबसे बड़ा है कि बच्चे को जब तक सर्टिफाइड ना हो तब तक हम नहीं छोड़ते हैं, ठीक है? अब जब ऑफलाइन क्लास में जब आप मिलाएंगे पहले तो आपको साथियों, ऑफलाइन क्लास का भी, कि ऑफलाइन में पसंद ढेर करता है, इसलिए पहले तो पढ़ाने का हम इतना उसको समझाते हैं कि बच्चा एकदम बोलता है कि सर और पढ़ाइए। 2 घंटा पढ़ाते हैं तो तब भी वो बोरिंग नहीं होता है, ठीक है? इसलिए पहले तो आप ऑनलाइन में भी उसी तरह पढ़ाएंगे, ठीक है? अस्थाई बंदोबस्त से कंपनी को निश्चित और स्थिर राजस्व मिलने लगा है, ठीक है? जमींदारों के माध्यम से कर संग्रह आसान हो गया था जब अस्थाई बंदोबस्त आ गया था, और प्रशासनिक खर्च अधिक कम हुआ, और कंपनी की आय सुनिश्चित हो गई, और इससे कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई।
ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको अस्थायी बंदोबस्त पे कंपनी पर क्या लगा था, यानी कि ब्रिटिश कंपनी पर क्या लगा था, उसको आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर बात करेंगे प्यारे साथियों कि संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। बताइए, संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्यों किया। देखिए, संथालों एक प्रकार से जमींदार था पहले, तो ठीक है, जमींदार और महाजनों और अंग्रेजी शासन के अत्याचारों के कारण विद्रोह किया था। देखिए, अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार करा है। ठीक है, जैसे आप लोग अंग्रेजों का विरोध देखिएगा, कानून ऐसा लगाया था कि भारतीय व्यक्ति पर अजीब लग रहा था यार, उस तरह कानून लाता है। जैसे देखिए, रॉलेट एक्ट कानून जो आया था पहले साथियों, अंग्रेजों ने जो लाया था, उसमें क्या कहते हैं बताइए तो, कि बताइए किसी संदेह किसी लोग को आप इस तरह जेल में डालिएगा तो कोई बचबे नहीं करेगा भारतीय व्यक्ति। बताइए, उन्होंने जो कानून लाया कि भारतीय व्यक्ति, अगर किसी भारतीय व्यक्ति पर संदेह हो गया कि आप ऐसा काम कर सकते हैं आगे, तो आपको हम जेल में डालेंगे। तो पहले वो जेल में डाल देता है कौन, अंग्रेज लोग। भारतीय लोग पर ही कानून था ये केवल, जिसे हम लोग रॉलेट एक्ट कहते हैं, जो कि 1919 में पास किया था। ठीक है, ये कानून ऐसा सब पास किया, इसी सब के कानून जो पहले लाता था, पहले जो संथाल विद्रोह जो किया था, तो इसी सब कानून का अत्याचार भारत पर करना, कि ज़बरदस्ती मतलब अजीब सब काम करवाना। ठीक है, ये मतलब अच्छा नहीं था। और क्या, अंग्रेज़ों ने भूमि छीनना शुरू कर दिया था, भूमि छीनना जाने लगा, और भारी कर और शोषण से ये परेशान थे कौन, संथाल। ठीक है, और 1855 से लेकर 56 तक संथाल विद्रोह चला था, उनके असंतोष की अभिव्यक्ति था। ठीक है, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया, लेकिन आगे ये चलता रहा। ठीक है, ये आपको लिखना है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, बात करेंगे कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यानी कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। कार्बन 14 विधि से एक प्यारे बच्चों समझिएगा इसके बात को। ठीक है, पर तब उसके बाद समझिएगा। देखिए, जिस प्रकार प्यारे बच्चों, देखिए जब हम लोग कोई भी चीज़ नापते हैं, जैसे ले लीजिए आप, जैसे हम लोग देखिए दूध जो नापते हैं प्यारे साथियों, लैक्टोमीटर से नापते हैं। किसे नापते हैं, तो यानी कि देखिए दूध, तो उसमें क्या नापते हैं हम लोग, उसके दूध के शुद्धता के बारे में उसमें नापते हैं, वो मशीन है। तो ऐसा नहीं कि वो मशीन कैसे पता नहीं काम कर, लेकिन वो दूध की शुद्धता को नापती है कि दूध इतना शुद्ध है, इतना मिलावट है। उसी प्रकार से जो कार्बन 14 विधि था प्यारे बच्चों, कि भारतीय जो इतिहास में जो सोर्स मिलता था, उसका एक तरह से बोलिए थे, जैसे आप मान लीजिए पत्थर मिला, अब पत्थर कार्बन 14 विधि से मशीन से पता करेगा कि ये कितना वर्ष पुराना था, ये क्या क्या था उसके बारे में, लेकिन एक तरह से ये मशीन का काम करता है। कार्बन 14 विधि था, जो कि पुराने अवशेषों का जो आयु ज्ञात करना हो गया, ये कितना साल था, और जैसे मिला कहीं से टीला मिला, उसको टीला को कार्बन 14 विधि से उसका प्रयोग करना कि ये कितना साल पुराना था, यानी कि उससे इतिहास का सोर्स पता चलता था। ठीक है, यही था आपको लिखना है पहले जो। ठीक है, कार्बन 14 विधि एक वैज्ञानिक तिथि निर्धारण पद्धति था, इससे जैविक अवशेषों की आयु ज्ञात की जाती थी, यानी कि कई साल हमको आपको बताइए आपको। ठीक है, यह पुरातत्व और इतिहास के लेखन में अत्यंत उपयोगी था कौन, कार्बन 14 विधि, आपको याद रखिएगा। इससे प्राचीन सभ्यताओं का सही समयावधि मतलब समयावधि ज्ञात होती थी, किससे, कार्बन 14 विधि से। ठीक है, ये था प्यारे बच्चों। अगर आप क्लास आपको समझ में आ रही है तो प्यारे बच्चों आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, और शेयर तो अपने दोस्तों में कीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आपके लिए इतना सारा मेहनत कर रहे हैं, बस आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला, हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या थे बताइए। हड़प्पा सभ्यता के जो पतन के कारणों में जो प्यारे बच्चों, जलवायु परिवर्तन ले लीजिए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण कई सारे लोग अनुमान लगाया है। देखिए, कि एक अनुमान था प्यारे बच्चों, हम आपको बता रहे पहले कहानी उसकी सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे। ठीक है, कहानी एक अनुमान था प्यारे साथियों कि कई सौ मतलब इतिहासकारों ने मतलब अनुमान लगाया कि हो सकता है कि हड़प्पा जो जितना भी उसका शहर था, सब लोग मतलब नदी के किनारे था, हो सकता है कि नदी में एक बाढ़ आया, वो सब मतलब शहर दहा गया। एक कारण ये मान रहा था। दूसरा कारण था प्यारे बच्चों कि आर्यों का आक्रमण। आर्यों का आक्रमण समझते हैं ना, कि भारत में जब आर्यों का प्रवेश हुआ तब मतलब हड़प्पा वासियों को उन्होंने आक्रमण करके मारा। ठीक है, लेकिन ये मतलब पूर्णतः मतलब साक्ष्य के रूप में नहीं जाता है आर्यों का आक्रमण पे। ठीक है, कि आर्य लोग भी एक तरह से बोलिएगा तो अच्छे लोग थे, लेकिन उन्होंने भी क्यों किसी को नुकसान करें, इस पर लोग कम संदेह करते हैं। ठीक है, ये नहीं हो सकता है। हाँ, आप कारण लिखिएगा, आपको लिखना है, लेकिन ये कारण इतिहासकारों ने कम मानता है। तीसरा जो कारण था पहले, चूँकि लोग मतलब सोचते थे कि अगर देखिए एक ही भूमि पर बार बार आप उपजाइएगा अनाज हर एक वर्ष, तो क्या वो भूमि उसका शक्ति कम होगा कि नहीं, और जनसंख्या तो बढ़ेगी भाई पहले चूँकि, क्या बोलते हैं। तो एक कारण ये भी था कि भूमि में वो लोग को कम जो उपज हुआ, नहीं खाने के लिए जो हुआ, तब वो लोग का सब लोग का मृत्यु हुआ, ये एक कारण था। और
चौथा जो कारण था कि बाढ़, कि एक अचानक बाढ़ आया और सब लोग हड़प्पावासी उसमें दहा गया नदियों में। चौथा कारण ये था, लेकिन ये आपको सबको डिटेल में लिखना है, लेकिन अब आपको यहाँ शॉर्ट में लिखना है, ठीक है, कि 2 नंबर में कितना लिखना है, शॉर्ट ही लिखना, ठीक है, ये आपको लिखनी है। देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन आपको समझा दिया चारों कारण, अगर आपको याद रहे तो ये चारों लिख दीजिएगा, ये तो मेरा ये वाला बात लिखिएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के पतनों में जो जलवायु परिवर्तन हो गया, नदियों का मार्ग बदलना, यानी कि नदी का मार्ग बदल के सब लोग, देखिए नदी का मार्ग बदलना क्या, कि जो वो लोग मतलब नदी पर ही सारा सारा काम कर रहा था, अब पानी ही मतलब दूसरे जगह चला गया, बाढ़ हो गया, कृषि संकट हो गया, आपको बताया हम व्यापारिक पतन का प्रमुख थे। और हाँ, पश्चिमा कारण ये भी था कि व्यापार हो सकता है कि प्रतिबंध उन लोग का हो गया हो, तो कैसे चलेगा। देखिए व्यापार होने से मतलब क्या होता है, जो हमारा सामान आपके पास, आपका सामान मेरे पास, एक व्यक्ति को उतना नहीं है कि सब कुछ वो उपजा के खा सकता है, नहीं ना, आपके साथ कुछ शेयर करना, आप मुझको दे दीजिए, ठीक है। कुछ विद्वानों का बाहरी आक्रमण को भी कारण मानते थे, लेकिन यह पतन धीरे धीरे हुआ था, किसका, हड़प्पावासी का, ये आपको लिखना है। चलिए आपको समझा भी दिया पहले, और बिल्कुल समझ में 100% आया होगा, ठीक है। अगर 100% समझ में आता है पहले तो आप लोग जरूर कमेंट में लिखिए कि सर मज़ा आ गया, ठीक है, और ज़रूर मतलब अपना कहाँ कहाँ से क्लास करते हैं ये भी ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। इससे पता चलता है कि आप लोग कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं, और तब हम और एनर्जेटिक से पैरा बच्चों आपको पढ़ाएंगे। अगला जो पैरा बच्चों है कि बौद्ध संगति क्यों बुलाए गए, और चतुर्थ बौद्ध संगति का महत्व बताइए। देखिए बौद्ध संगति बौद्ध धर्म के उपदेशों को सुरक्षित रखने और मतभेदों दूर करने के लिए बुलाई गई थी, ठीक है। बौद्ध संगति पर क्यों बुलाई गई थी, देखिए बौद्ध धर्म से जो भी मतलब आपको लगे कि इसको आगे तक कैसे रखना है, धर्म को अपनाए मतलब बचाए कैसे रखना है, और जो भी इसके बारे में जो आपके साथ नेगेटिव फैला हुआ है बातें बौद्ध धर्म के बारे में, उसको दूर करने के लिए बौद्ध संगति को बुलाया जाता था, ठीक है, यही आपको लिखना हो। और चौथी बौद्ध संगति पहले जो आपको पता ही होगा, यह कनिष्ठ के समय हुआ था, आपको याद रखना है। चौथी बौद्ध संगति, ठीक है, जो कि कुषाण कुषाण के शासन के हुआ था, कनिष्ठ के समय हुआ था, ठीक है, जो कि कश्मीर में हुआ था, ठीक है। और प्रथम बौद्ध संगति पहले बच्चों कहाँ हुआ था, आप लोग कमेंट बताइए, और राजगीर में हुआ था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए देखिए वही बोल रहा है कि मतभेद दूर करने के लिए बुलाए गए थे। समय के साथ साथ बुद्ध के उपदेशों की व्याख्या में मतभेद उत्पन्न हो गए। देखिए उस टाइम जो महात्मा बुद्ध ने जो बोले थे कि एक समय आगे चलकर पाटलिपुत्र एक महान मतलब नगर बनेगा, ये बोले थे, और महानगर बना भी था, लेकिन अभी महानगर है नहीं, यानी कि समय समय पर उसका परिवर्तन होना। देखिए अब जिस टाइम गौतम बुद्ध ने जो बोले थे कि पटना एक महान नगर बनेगा, तो उस टाइम देखिएगा जैसे शासक ले लीजिए, मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अशोक के समय, गुप्त के समय, ये सब रहा था वहाँ पर। पाटलिपुत्र मतलब एक महान नगर बना था, लेकिन प्यारे साथियों, लेकिन अभी देखिएगा तो हालत है उन लोग का, महानगर का हालत है, पटना का नहीं। यानी कि वही चीज़ बौद्ध संगति बुलाया था इसलिए, ताकि बौद्ध धर्म का जो उपदेश दिया था उन्होंने, वो अपने समय के अनुसार दिया था, ठीक है, लेकिन समय बदलने के बाद वो सब परिवर्तन होता जा रहा है, ठीक है। यानी कि जैसे आपको बता ही दिया, आपको पटना वाले गप, ठीक है, यही मतलब उसके उपदेशों का व्याख्या में मतभेद उत्पन्न हुए थे। चतुर्थ बौद्ध संगति मतभेद उत्पन्न जो हुआ था उसको सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बौद्ध संगति को बुलाया था, ठीक है। और चतुर्थ बौद्ध संगति में जो कुषाण शासक कनिष्ठ के समय कश्मीर में हुआ था, इसमें बौद्ध को 2 शाखाओं में बांटा था, हीनयान और महायान, ठीक है, में विभाजित हुआ था, और बौद्ध ग्रंथों का संस्कृत में संकलन हुआ था, जिससे जिससे धर्म का प्रचार एशिया में फैला था, ठीक है। हीनयान और महायान 2 धर्मों में बांटा गया था मेरे जो। हीनयान जो बौद्ध धर्म का प्रतिमाई को मानते हैं, पूजा पाठ में मानते हैं, हीनयान महायान में जो नहीं मानते, ठीक है, ये था, ठीक है। चलिए आपको बिल्कुल समझ में आया होगा आसान भाषा में प्यारे बच्चों, इससे आसान भाषा आपको शायद ही मिलेगा, इसलिए आप लोग क्लास को अंत तक जुड़ी रहिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों बात करेंगे कि मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन की मुख्य विशेषता का वर्णन करें। देखिए वर्णन कीजिए ये करें, ठीक है। मुगल कालीन आपको पता होगा प्यारे बच्चों, मुगल कालीन का जो प्रशासन व्यवस्था सबसे अगर बेहतर होगा वो अकबर के समय होगा, ठीक है। मुगल कालीन प्रशासन अत्यंत केंद्रित था प्यारे बच्चों, बादशाह सर्वोच्च शासक होता था, यानी कि बादशाह समझ रहे हैं आपको, जो कि मेन राजा होता था प्यारे बच्चों, वो सर्वोच्च शासक होता था, और सभी शक्तियों को उसके हाथ में थी, किसके हाथ में, रजाई के हाथ में, या तो बोल सकते हैं बादशाह के हाथ में था। दीवान वृत्त विभाग का प्रमुख था, मीर बख्शी सैन्य व्यवस्था का संभालता था, ठीक है। और सदर धार्मिक मामलों को प्रमुख था, यानी कि सदर धार्मिक मामलों का प्रमुख था, कि कोई भी धार्मिक में अगर बात आवे तो वो उसके पास जाना होगा, ठीक है। और प्रशासन में योग्यता को महत्व दिया जाता था, यानी कि आप किसी भी प्रशासन में आए तो आपके पास योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। और मनसबदारी व्यवस्था प्रशासन और सेना की रीढ़ थी, किसका, अकबर के समय शुरू हुआ, ठीक है, ये आपको लिखना है। चलिए
अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है कि अलबरौनी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए अलबरौनी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप अलबरौनी के बारे में समझिए, ठीक है प्यारे साथियों। अलबरौनी एक था लेखक, इन्हीं की बोल सकते हैं एक लेखक था, या तो बोल सकते हैं कि लेखक था प्यारे साथियों, ठीक है। उन्होंने जो एक पुस्तक की रचना की है, हिंद मतलब उल उल हिंद, रुकिए एक सेकेंड, उल हिंद नहीं, किताब उल हिंद लिखा था, ठीक है। किताब उल हिंद लिखा था उनका जो पुस्तक है प्यारे बच्चों, किताब उल हिंद, ठीक है। ये उन्होंने जो ये पुस्तक जो लिखी है प्यारे बच्चों, ये उनसे देखिए वो जो आया था मोहम्मद गजनी के समय आया था अलबरौनी साहब। उन्होंने जो आया जो वो मतलब युद्ध करने का उन्होंने वो युद्ध करने के लिए नहीं आया था बच्चों। उन्होंने भारत के देखिए उन्होंने संस्कृति यानी कि भारत में संस्कृति किस क्षेत्र में किस टाइप में है वो संस्कृति को वो जानना चाहता था। कौन? अलबरौनी साहब, ठीक है। उन्होंने हर एक जगह जा जा के संस्कृति लिखा अपने पुस्तकों में, किताब उल हिंद में लिखा। और भारतीय राजनीति कैसा है, यहाँ के लोग मतलब राजनीति किस टाइप रहते हैं, तो उन्होंने अपने किताब उल हिंद में लिखा। किसमें? राजनीति के बारे में, भारतीय राजनीति के बारे में और संस्कृति के बारे में लिखा। और यहाँ की मतलब व्यवस्थाएं क्या क्या होता है, यानी कि लोग क्या क्या व्यवस्थाएं हैं राजनीतिक में, वो सब सारा व्यवस्था किताब उल हिंद में लिखा। कौन? अलबरौनी साहब में लिखा, ठीक है। वही लिखना है भारतीय संस्कृति हो गया, इसी से पर विज्ञान पर रोज गया, सबके बारे में लिखा है। भारतीय समाज कैसा है और यहाँ का धर्म कैसा है, सब पर उन्होंने लिखा था, अलबरौनी साहब में लिखा था, ठीक है। यही आपको क्वेश्चन में लिखना है। देखिए अलबरौनी एक महान विद्वान और इतिहासकार भी था। आपको पता होगा कि जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और उसने किताब ए उल हिंद का नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। इसमें भारतीय समाज ले लीजिए, धर्म ले लीजिए, विज्ञान ले लीजिए और परंपराओं का निष्पक्ष वर्णन किया। किन्होंने? अलबरौनी साहब ने किया था। भारतीय परंपरा जो रियलिटी था भारत में वही उन्होंने पुस्तक में लिखा है। और उसका काफ़ी पुस्तक इतिहास के लिए वह महत्वपूर्ण माना जाता है प्यारे साथियों, अलबरौनी का पुस्तक, ठीक है। और पूछे आपको बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कि अलबरौनी का पुस्तक है तो वह किताब उल हिंद, ठीक है। अलबरौनी भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित था, यानी कि जब वो भारत में जब एंट्री मारा था उन्होंने भारतीय संस्कृति को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों को जो देखा था प्यारे साथियों, तो उन्होंने बड़ा एकदम उत्साहित हो गया, इतना सुंदर संस्कृति कैसे हो सकता है। या एक कदम आगे बढ़िएगा, मतलब कदम आगे मतलब कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाइएगा बच्चों, अलग भाषाएं, अलग संस्कृति सब, यानी कितना सुंदर ये देश है। उन्होंने मतलब कल्पना उसमें की थी, ठीक है। और उस कल्पना नहीं, उसमें लिखा था, उसने तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया था अलबरौनी ने, ठीक है। ये आपको इतना सारा लिखना है, बिल्कुल A to Z पॉइंट उसके बारे में लिखे, एकदम आप संक्षिप्त में लिखें, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, क्वेश्चन भी पूछ रहा था मेरा जो। चलिए अगला अगला है कि चिश्ती संप्रदाय के 3 प्रमुख संतों का संक्षिप्त परिचय दीजिए प्यारे बच्चों। देखिए चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत थे प्यारे बच्चों। पहला था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि अजमेर में सूफी परंपराओं की स्थापना की थी, ठीक है। पूछे कि अजमेर में सूफी परंपराओं की स्थापना किसने की थी, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। दूसरा इसका था जो चिश्ती संप्रदाय का जो प्यारे बच्चों वो बाबा फरीद था। इन्होंने प्रेम, सेवा और त्याग का संदेश दिया, बाबा फरीद ने। अगला नियामुद्दीन औलिया था एक, अगला तीसरा, ठीक है। इन्होंने मानवता और सहिष्णुता पर बल दिया। देखिए चिश्ती संप्रदाय के जो संत लोग जो आए प्यारे साथियों, उनका मकसद ये नहीं था कि किसी एक धर्म को बढ़ावा देना, कि सब धर्म को एक तरह से अच्छे से रखना, ठीक है। यही उनका मतलब, और प्रेम भाव से रखना, यही उनका मतलब संदेश देता था लोगों को, ठीक है। और इन संतों ने हिंदू मुस्लिम की एकता को मजबूत किया है, ये आपका लिखना है। 3 थे चिश्ती संप्रदाय के 3 प्रमुख संत आपको बता दिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन, बाबा फरीद और निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तीनों ने अलग अलग उपदेश दिए हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने जो उपदेश दिया था पहले, जो अजमेर में जो सूफी संतों का, सूफी परंपरा को जो स्थापना इन्होंने ही किया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। और बाबा फरीद ने ही कहा था, प्रेम, सेवा और त्याग का संदेश दिया था, कि लोग प्रेम, सेवा और त्याग का संदेश दिया था इन्होंने। और नियामुद्दीन औलिया ने मानवता और सहिष्णुता का बल दिया था, ठीक है। ये आपको लिखना है, बिल्कुल समझ में 100% आएगा। और एक बार अगर आया तो 100% आप ज़रूर लिखिए, मतलब कमेंट में, बिल्कुल सर 100% समझ में आया ज़रूर आप कमेंट में लिखिए, ठीक है। अगला है पहले साथियों कि रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, यानी कि रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्थाओं की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान सीधे सरकार को कर देते थे, ठीक है। और इसमें जमींदारों हो गया,
की भूमिका नहीं थी। भूमि के स्वामी किसान को माना जाता था और लेकिन कर बहुत अधिक था। समय समय पर कर न देने पर भूमि छीन ली जाती थी। ये रैयतवाड़ी भू राज्य व्यवस्था ठीक है। इस व्यवस्था से किसानों आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। देखिए रैयत जो वाड़ी व्यवस्था था पहले जो भू राजस्व व्यवस्था, इन्होंने किसानों को ही मालिक रखा था लेकिन किसानों से अधिक कर लिया जाता था। किसमें? रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था में। और कि इसमें जब देखिए अधिक कर लीजिएगा और मान चलिए इस साल उपज नहीं होता था तो उनसे कर फिर भी लिया जाता था। इसका कारण क्या था? पहले तो किसान दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा और इसी कारण मतलब किसान मतलब स्थिति का कमज़ोर हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? ठीक है, 1857 क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था प्यारे साथियों? देखिए 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण प्यारे जो चर्बी लगे कारतूस थे। ठीक है, सेना में प्रयोग करना, सैनिकों को एक नए एनफील्ड राइफल के कस्तूर से मुंह से काटने का पड़ते थे जिससे उसमें चर्बी लगा था। और हिंदू लोग चर्बी से थोड़ा सा भेदभाव करते हैं। ठीक है, और यह अफवाह फैली फैली कि कारसूत गाय और सुअर की चर्बी से बने होते हैं। देखिए गाय से चर्बी एलर्जी है हिंदुओं को और सुअर से मतलब मुस्लिम धर्मों को, तो दोनों एक तरह से दोनों में विरोध होने लगा। जब सेना उसमें रहता था हिंदू मुस्लिम का तो विरोध होने लगा, यानी कि ये मतलब एक तरह से बोलिए भड़काने का वाला काम किया था। ठीक है, इससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी और विद्रोह भड़क उठा था 1857 क्रांति में। ठीक है, ये आपको लिखना है बिल्कुल आसान भाषा में प्यारे साथियों, आपको आसान भाषा ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला अगला क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी 1917 में चंपारण क्यों गए और वहाँ उन्होंने क्या किया? ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है 2012 का। ठीक है, क्वेश्चन बैंक तो आप ले सकते हैं। देखिए महात्मा गांधी प्यारे साथियों देखिए इन्होंने एंट्री पैर बच्चों 9 जनवरी 1915 को मारा था भारत में। ठीक है, ऐसे नहीं भारत में था पहले लेकिन पूर्णतः पर लिख के आया था 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों महात्मा गांधी जो 1917 ईस्वी में जो चंपारण आए थे, चंपारण के जो किसान लोग भाई थे वहाँ पर क्या हुआ था, जब अंग्रेज आया तो अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती बोला भाई तुम एक काम कर, तुम 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती कर। अब करनी पड़ेगी तुमको, काहे? देखिए नील खेती करना पड़ेगा प्यारे साथियों, अगर नहीं किया तो उन्हें सजा दिया जाता था। ठीक है, तो अब देखिए नील की खेती में होता था क्या, किसान को कोई दिक्कत नहीं, नील की खेती करेंगे चलिए कोई बात नहीं। लेकिन प्यारे साथियों नील का खेती 1 साल 2 साल करते करते बंजर भूमि क्या होता था, बंजर बनती जा रही थी। धीरे धीरे तो भूमि बंजर बनती जाएगी, पूरा भूमि अब खाने योग्य छूटेगा कहाँ, इसलिए किसान उनसे नाराज थे। इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था और 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह आया था और इस पर एकदम विद्रोह किया और प्रथम सत्याग्रह यही था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन आता है बच्चों चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। यही बात उन्होंने सब लोग को इकट्ठित किया महात्मा गांधी ने और इस मतलब चंपारण सत्याग्रह विरोध किया किसान अंग्रेजों के खिलाफ और यह डट के इसको पीछे हटना पड़ा अंग्रेजों को। इसलिए पहले जो अंग्रेजों तब से महात्मा गांधी का थोड़ा सा नाम आगे बढ़ा। उस टाइम से एंट्री देखिए किस तरह होता है। ठीक है, आपको पता ही होगा, जब इतिहास पढ़ाएंगे तो इतना मजा आएगा प्यारे साथियों, बोलिए मत। ठीक है, महात्मा गांधी देखिए 1917 में चंपारण नील किसानों की समस्या के समाधान के लिए गए थे। वहाँ किसानों को जबरन नील की खेती करवाई जाती थी पहले तो। ठीक है, जिसे हम लोग तिनकठिया प्रथा भी कहते हैं। आपको पता होगा गांधी जी ने सत्याग्रह का आंदोलन चलाया और सरकार को जांच के लिए मजबूर किया और अंततः इस तिनकठिया प्रथा को समाप्त किया। देखिए पीछे हटना पड़ा अंग्रेज को। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। बिल्कुल आपको समझ में 100% आएगा प्यारे साथियों। आप इतिहास हमसे पढ़ रहे हैं प्यारे साथियों, यानी कि इतिहास में 1% भी आपको कुछ होने नहीं देंगे। ठीक है, यानी कि बिल्कुल आप एग्जाम में आप मेरे से अगर पढ़ के जाइए ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो तो आप बिल्कुल इतिहास में देखिएगा 95 प्लस करके नहीं आइएगा, बस मेरा क्लास पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, 95 प्लस आपका लिखित है, ये गारंटी है मेरे से, इसलिए पूरा अंत तक बने रहिएगा। संघ सूची राज सूची और हाँ जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं मेरे बच्चों, बस आप टेस्ट मत मानिए, आपके लिए वरदान साबित होगा मेरे बच्चों एग्जाम के लिए, इसलिए उसको बार बार दीजिए। हम इतना बार उसको रिवीजन कराएंगे आपको आने वाला क्वेश्चन को कि आप बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा तो धड़धड़ा के लगा दीजिए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन का 3-4 पैटर्न हम लेते हैं क्वेश्चन को, ताकि बोर्ड एग्जाम अगर ऐसा खेल करे तो बच्चा पहले से यहाँ सतर्क रह जाएगा। ठीक है, चलिए संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, तीनों के बारे में पहले समझ लेते हैं उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, देखिए संघ सूची प्यारे साथियों देखिए
भारत में जो काम करने का जो बनाया गया था वो 3 सूचियों में बनाया गया था, ठीक है। संघ सूची पहला था। देखिए संघ सूची में जैसे हो गया काम करना, कि संघ सूची में केवल अधिकार केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। जैसे संघ सूची में क्या हुआ, जैसे ट्रेन बना, ट्रेन पटरियां बिछाना, तो ये केंद्र सरकार का काम हुआ, ठीक है। कि पटरियां बिछाने का किसका काम हुआ, केंद्र सरकार का, ठीक है। तो ये केंद्र सरकार से ये काम करवाना होगा, पटरियां बिछाना, यानी कि इस पर। और जो रेल पर जो कानून बनाएगा वो केंद्र सरकार ही बनाएगा, राज्य सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, राज्य सरकार में क्या होता है प्यारे साथियों, राज्य सरकार में केवल राज्य सरकार ही कानून बनाता है और राज्य सरकार के अनुसार ही चलता है राज्य संघ में। जैसे ले लीजिए राज्य सरकार का पुलिस ले लीजिए, राज्य सरकार का जो पुलिस होता है, जैसे आप बिहार से तो बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश पुलिस, ठीक है। तो ये उन पर अधिकार होता है, ये जो उनको बोलेगा वही होगा, ठीक है। इस पर केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं होगा, ठीक है। अगला जो है कि पहले तो संघ सूची, राज्य सूची, और अगला जो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में प्यारे साथियों दोनों का अधिकार होता है। क्या होता है, दोनों का अधिकार, ठीक है। अब दोनों का अधिकार कैसे होता है पहले सोचो, कि समवर्ती सूची में देखिए, जैसे कृषि ले लीजिए, कृषि दोनों का है, ठीक है। दोनों का है, समवर्ती राज्य सरकार और संघ सूची दोनों का, ठीक है। दोनों अनुमति से इसमें होता है। हाँ, अगर दोनों में भिड़ाव हो गया तो केंद्र सरकार की जीत होती है, ठीक है, और राज्य सरकार की हार होती है। ये आपको याद लिखनी है, ठीक है। और समवर्ती सूची में दोनों का अधिकार होता है कानून बनाने का। अगर दोनों में टकराव हुआ तो वो केंद्र सरकार का विजेता होगा, ठीक है। चलिए अगला, अब वही बात को समझना है कि भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में बांटा गया है। संघ सूची में रक्षा, विदेश नीति, जैसे हो गया विदेश नीति हो गया संघ सूची में आता, और राज्य सूची में पुलिस हो गया, कृषि ले लीजिए जैसे विषय है, और समवर्ती सूची में शिक्षा ले लीजिए, और विवाह जैसे विषय आते हैं समवर्ती सूची में, ठीक है। जिनसे पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, किस पर, समवर्ती सूची, ठीक है। कृषि में आपको बोल दिया समवर्ती, लेकिन कृषि राज्य सूची का विषय है, ठीक है। आप लिख दीजिए, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाए, उसके बाद आपको लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि अशोक के धम्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अशोक के धम्म पर संक्षिप्त टिप्पणी, देखिए अशोक के धम्म नीति पर प्यारे बच्चों बहुत मतलब एक तरह से बोलिएगा विशेष आधारित था प्यारे बच्चों। इसमें देखिए अशोक का धम्म किसी विशेष धर्म पर आधारित नहीं था। इसमें अहिंसा, दया, सहिष्णुता और माता पिता और गुरु के सम्मान जैसे नैतिक मूल्यों पर बल दिया जाएगा। किसमें, अशोक के धम्म नीति पर। इसलिए अशोक का धम्म नीति महान हुआ, ठीक है। धम्म का उद्देश्य समाज में नैतिक सुधार और शांति स्थापित करना, किसका, अशोक के धम्म नीति का था, ठीक है। ये आपको लिखना है। चलिए अगला अब जो है हम लोग 11 का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 11 का क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन दीजिए, ठीक है, वर्णन कीजिए। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का महान शासक था, ये आपको पता होगा। उसने शक क्षत्रपत्रों को हराकर साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है। उसने शासनकाल में कला, साहित्य और विज्ञान का विकास हुआ, और कालिदास जैसे महान कवि उसके समय दरबार में रहता था, किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, और उसका काल गुप्तों का स्वर्ण युग कहलाता था, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि गौतम बुद्ध को जीवन और उपदेशों का वर्णन करें। गौतम बुद्ध की कहानी तो अनेकों है, पहले तो आपको सुनाई भी पहले भी, ठीक है, लेकिन हम शॉर्ट में बताएंगे आपको, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, ठीक है। उन्होंने दुख से मुक्ति के लिए गिरि त्याग किया था और ज्ञान प्राप्ति किया था। उन्होंने 4 आर्य सत्य को पालन किया और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध ने अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग मतलब पर बल दिया था, ठीक है। देखिए बुद्ध का जीवन का ढेरी कहानी है। देखिए बुद्ध एक, पता ही आपको, एक राजा का बेटा था। वो कभी उसको ऐसा कमी कुछ नहीं होने था कि वो घर में ही रहता था, ठीक है। उसको कभी दुनिया का हर एक चीज़ उसको घर में फैसिलिटी देता, क्योंकि वो राजा का बेटा है पहले साथियों, तो उसको घर में ही फैसिलिटी मिला था, ठीक है। लेकिन उसको एक दिन लगा कि घूमने बाहर चलना चाहिए, तो उन्होंने सैनिक के साथ बाहर गया घूमने। तो उन्होंने लोगों को देखा, अफसोस वाली बात है, लोगों को देखा कि लोग मरे हुए व्यक्ति है, दुख वाला व्यक्ति जिसको दुख है वो रो रहा है, मतलब अजीब अजीब सब घटनाएं देखा। उन्होंने 4 घटनाएं को देखा अजीब, ठीक है। उन्होंने 4 घटनाएं को जो देखा प्यारे साथियों, तो उन्हें लगा कि यार जीवन ये धन्य है यार, जीवन मतलब अजीब है। लोग दुख सुख पड़े रहते हैं, किसी को सुख किसी को दुख, कोई मतलब इस सब में उन्होंने ही मन में खटकाना शुरू कर दिया। उन्होंने अंतिम निर्णय लिया प्यारे साथियों कि हमें, कि अब यहाँ से मुझे जाना चाहिए, ठीक है। वैराग्य मतलब प्राप्त करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन उसका विवाह भी करा दिया गया। अब पता चला कि पता से तो उनके पिता यानी कि राजा को पता चला कि मेरा बेटा गौतम बुद्ध यानी उसका, अब वो जाएगा वैराग्य के लिए, तो बड़ा तकलीफ लगा।
क्या एक बेटा है यार, कैसे जाने देंगे। तो उन्हें अब लगा कि अब उसको हम नहीं रोक सकेंगे, इसलिए उन्होंने उसका शादी करवा दिया। हो सकता है कि शादी से ये बंधे रहे बंधन में, तो शादी भी करवा दिया। शादी जो कराया परिस्थितियों, तब पर भी यह वही हाल हो गया। अब देखिए शादी कराया तो उनका कुछ व्यवहार ठीक रहा, प्रेम संबंध में फंस गया। प्रेम संबंध में फंसा तो वो इतना प्रेम, क्या आपको पता ही होगा घटना, एकदम रात में भी नदी पार करते हुए चल पड़ा। तो उन्होंने ये सब घटनाएं हुआ, लेकिन बाद में उनको पत्नी ने कहा, उनको पत्नी से ही एक बात प्रभावित हो गया। वो पहले से था ही, लेकिन उसके पत्नी से एक बात जो प्रभावित हुआ प्यारे साथियों, कि वो प्यारे साथियों बोला कि आप इतना मुझसे प्रेम करते हैं, आप बिना नदी उदी देखे चल पड़े, तो आप अगर ऐसा भगवान से प्रेम कीजिएगा तो आपको भगवान मिल जाएगा। ये सब बात जो बोला उनको लग गया दिल पर, और उस टाइम से उन्होंने चल पड़ा उस जगह से। तब से मेरा जो महात्मा बुद्ध कहलाए। इसलिए कई कई बात इस तरह बातें खट जाती है कि लोगों को दिखाना पड़ता है, ठीक है। आपको भी कई सारे लोग ताना मार रहे होंगे आपके पापा मम्मी को, कि आपका बेटा ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप उसकी उम्मीद पर बने, और उसका उम्मीद आप अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। बिल्कुल लोगों को छोड़िए प्यारे साथियों, लोगों जो भी कहे कहने दीजिए, लेकिन आपको जो करना है कीजिएगा, ठीक है। और आप पर भरोसा है मेरे दोस्तों, इसलिए आप एकदम उसके अच्छे बेटे होंगे बेटियाँ होंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है साथियों, कि बलबन की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। बलबन ने सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ाई। बलबन ने उसने लो और खून की, इनकी लो और रक्त की नीति अपनाई थी। किसने? बलबन ने। जासूसी व्यवस्था का मजबूत की और कठोर न्याय व्यवस्था किया। इनकी जासूसी व्यवस्था कि लोग जैसे कोई भी काम पर, जैसे देखिए हमने एक व्यवस्था लगाया, उस व्यवस्था में 5 अधिकारी दिए, और उसका कोई जांच उच नहीं होता और अपने मन से सब कुछ करता है, तो इसीलिए उसके जासूसी से मतलब उसका देखभाल चोरी छुपके से करने के लिए जासूसी मजबूत किया, ठीक है। और न्याय व्यवस्था पर भी लागू किया। उसने सामंतों विद्रोही को दबाया और दिल्ली सल्तनत के मजबूत बनाया, ठीक है। किसने? बलबन ने, ठीक है। चलिए अगला अगला समझिए क्वेश्चन प्यारे साथियों, कि मनसबदारी व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन दीजिए, ठीक है। देखिए मनसबदारी व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासन की रीढ़ थी। मनसबदारों को पद पद हो गया और वेतन हो गया मिलता था, और वे सैनिक रखने के लिए बाध्य थे। यह व्यवस्था प्रशासन और सेना दोनों को नियंत्रित करती थी, ठीक है। ये मतलब मनसबदारी व्यवस्था था, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासन की रीढ़ थी। मनसबदारों को पद और वेतन मिलता था, और जो वे सैनिक रखने के लिए बाध्य थे। यह व्यवस्था प्रशासन का, सेना और दोनों का नियंत्रित करता है, ठीक है। चलिए अगला अगला है कि अकबर की धार्मिक नीति की समीक्षा कीजिए। आपको पता है जिस प्रकार अशोक की धम्म नीति था, उसी टाइप प्यारे बच्चों अकबर की धार्मिक नीति थी, ठीक है। अकबर ने धार्मिक नीति सहिष्णुता नीति से अपनाई थी। उसने जजिया कर को समाप्त किया और इबादत खाना की स्थापना की, और सभी धर्मों को विद्वानों से चर्चा किया, और 16 एक कुल की नीति आधार दिया था, ठीक है। और पीछे भी हम क्वेश्चन ये डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। चलिए समझ में आया होगा। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कि स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका पर प्रकाश डालिए, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका पर प्रकाश डालिए। देखिए महात्मा स्वतंत्रता आंदोलन में जिस प्रकार पहले जो आपके शरीर है ना, शरीर आपके शरीर में बताइए कौन सा ऐसा भाग है कि जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि ज़रूरी है, मतलब हमें जीने के लिए ज़रूरत है। तो सांस है पहले बच्चों, जीवन जीने के लिए जिस प्रकार सांस ज़रूरत पड़ती है पहले बच्चों, इसलिए भारतीय स्वतंत्रता अगर दिलाई हो, उसी तरह रीढ़ का जो काम क्या है महात्मा गांधी ने क्या है, बिल्कुल मारपीट से परे रहकर भी उन्होंने देश को आज़ादी दिलाया, और एक ढंग से आज़ादी दिलाया पहले, ठीक है। ये देखिए महात्मा गांधी सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन में बनाया। जन आंदोलन मतलब लोगों का आंदोलन बनाया। देखिए ऐसा किसी में हिम्मत नहीं कि पहले साथियों कि आप जितना जल्दी लोगों को भावुक कर सके, लेकिन महात्मा गांधी ने जन आंदोलन में बदला, और सबको इकट्ठित कर कर के हर जगह जा जा के, चाहे वह उत्तर क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र हो, या पश्चिम या पूरब, सब जगह जा जा के इकट्ठित करके अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ा, और लड़ते रहा। जल्दी सफलता नहीं मिला, इसलिए जीवन में पहले बच्चों जल्दी हार नहीं मानना चाहिए लोगों को। लगातार आप मेहनत करिए, एक दिन ज़रूर आप अच्छे जन्म पर रहिएगा, ठीक है। जैसे चंपारण ले लीजिए, असहयोग आंदोलन किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, भारत छोड़ो आंदोलन किया, उसके नेतृत्व में हुआ। उन्होंने जनता के राष्ट्रीय चेतना को जगाई महात्मा गांधी ने। आप एकदम संक्षिप्त में लिखें, आप इसको याद रखिएगा, और बहुत सारा उसका कहानी आप जरूर ऐड कर सकते हैं उसका, ठीक है। लेकिन हम शॉर्ट में ही बताएंगे आपको। चलिए अगला जो पहला साथी है कि भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या कीजिए। यानी कि देखिए
भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, ठीक है, 1942 में शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से तुरंत बाहर निकालना था। किसका? भारत छोड़ो आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था 1942 में, महात्मा गांधी इसके नेतृत्व कर रहे थे। किसका? भारत छोड़ो आंदोलन का। इसमें क्या हुआ कि बच्चों जानते हैं कि लोग, इसी में महात्मा गांधी ने करो मरो का नारा दिया था कि अब अंग्रेजों को हर हालत में भारत छोड़ के जाना ही पड़ेगा। इसमें सब लोग प्राण ठान लिया, सब लोग दल, मतलब कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से तुरंत बाहर करना। यह व्यापक और उग्र आंदोलन था कि इसमें करो मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी, ठीक है। इस आंदोलन में स्वतंत्रता का प्रक्रिया का तेज कर दिया, ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता पाने के लिए तेज कर दिया इसमें, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। चलिए अगला है पहले साथियों कि कांग्रेस में उग्रवादियों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ठीक है, कांग्रेस में उग्रवादियों की भूमिका परीक्षण कीजिए। देखिए, उग्रवादियों ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, आपको पता होगा। तिलक हो गया, लाला लाजपत राय ले लीजिए, बिपिन ले लीजिए, चंद्रपाल प्रमुख नेता ले लीजिए। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार किया और स्वदेशी पर जोर दिया और इससे राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा मिली। देखिए, कांग्रेस दो विभाजों में बढ़ गया, उग्रवादियों ने तब बढ़ गया था और दूसरा ने ना, देखिए जैसे हम लोग गरम और नरम दल बोलते हैं, ठीक है। गरम दल में पहले जो तिलक हो गया, लाला लाजपत राय हो गया, ये सब नेता थे गरम दल कांग्रेस में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल कम समय में आपको ज़्यादा प्रयास करेंगे सब कुछ देने के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे कि महावीर के उपदेशों का वर्णन कीजिए। ठीक है, महावीर के उपदेशों का वर्णन कीजिए। देखिए, महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, पहले सत्य। ठीक है, उन्होंने अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, असत्य हो गया, अपरिग्रह हो गया और ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया। कि इन्होंने महावीर ने दिया। महावीर ने कर्म से ध्यान पर बल दिया और आत्म की शुद्धि को मोक्ष का मार्ग बताया और उन्होंने सामाजिक आडंबरों और बलि प्रथा पर विरोध किया। कि इन्होंने महावीर ने किया, उन्होंने उपदेशों से जैन धर्मों को व्यापक प्रचार किया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। महावीर जैन के 24वें तीर्थंकर थे, आपको याद रखना है। उन्होंने जो बल दिया था अहिंसा, सत्य और असत्य और अपरिग्रह पर दिया था। ब्रह्मचर्य का भी उपदेश है कि लोगों को ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, ठीक है। और महावीर ने ही कर्म सिद्धांत पर बल दिया था और आत्मा की शुद्धि की मोक्ष का मार्ग बताया। यानी कि लोग को अंत में अपने आप को बलिदान दे देना चाहिए, ठीक है, जिससे मतलब मोक्ष प्राप्ति हो जाए। जैसे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने भी दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य की से महावीर जैन मतलब जैन धर्म के मानते थे, ठीक है। उन्होंने अंतिम में अपना मोक्ष प्राप्त किया था, ठीक है। मतलब मोक्ष क्या, अपना बलिदान दिया था, ठीक है। मतलब अपने आप को खुद को मतलब मार लिया था, ठीक है। इसलिए मतलब जैन धर्म में ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला बात करेंगे पहले साथियों कि मौर्य प्रशासन की जानकारी दीजिए। यानी कि मौर्य प्रशासन की जानकारी दीजिए। मौर्य प्रशासन अत्यंत केंद्रित था पहले बच्चों, ठीक है। सम्राट सर्वोच्च शासन होता था इसमें मौर्य प्रशासन में। राज्य का प्रांतों में बटा हुआ था, कई प्रांतों में, जिन पर कुमार और महापात्र नियुक्ति होते थे, ठीक है। गुप्तचर व्यवस्था का मजबूत थी मौर्य प्रशासन में और अर्थव्यवस्था तो काफ़ी मजबूत था। और न्याय और सेना पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण था मौर्य प्रशासन में। और यह प्रशासन का कुशल और संगठित था जो किसमें, मौर्य प्रशासन, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। चलिए अगला है पहले साथियों कि सूफीवाद से आप क्या समझते हैं। देखिए, सूफीवाद इस्लाम धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें ईश्वर प्रेम हो गया, मानव सेवा हो गया, आत्मशुद्धि पर बल दिया था किन्होंने, सूफीवाद में, ठीक है। सूफी संत आडंबरों से दूर रहते थे, ठीक है। यानी कि भगवान होते हैं लेकिन उसका मन में रखना चाहिए, ठीक है। देखिए, यही उन लोगों को मतलब बताया था कि सूफीवाद इस्लाम पर आध्यात्मिक धारा है जिसमें ईश्वर प्रेम और मानव सेवा और आत्मशुद्धि पर बल दिया गया था। सूफी संत आडंबरों से दूर रहते थे और वे सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता थे, ठीक है। भारत में सूफीवाद से सामाजिक समरसता और भाईचारा को बढ़ावा दिया सूफीवाद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है पहले साथियों कि चंपारण आंदोलन के कारण क्या थे, बताइए। चंपारण आंदोलन का जो मुख्य कारण था पहले जो आपको बताइए, ये क्वेश्चन तो हुआ ना, हाँ, त्रिकटिया प्रणाली था। ये बताया आपको, किसानों को जबरन नील की खेती करनी पड़ी थी पहले तो, जिससे उन्हें भारी नुकसान होता था और अंग्रेजी नीलों की अत्याचार बढ़ता जा रहा था। इस किसानों की यही दयनीय स्थिति को गांधी जी ने आंदोलन के रूप में प्रेरित किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन हम हो गया था पीछे शायद, ठीक है, रिपीट क्वेश्चन हुआ। चलिए असहयोग आंदोलन के कारणों का प्रकाश डालिए, ठीक है। असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण थे पहले बच्चों रॉलेट एक्ट, ठीक है। यानी कि लोग असहयोग आंदोलन इसलिए हुआ था पहले साथियों जब रॉलेट
एक्ट कानून पास हुआ था, तो जो जलियांवाला बाग में लोग इसका विरोध करा था कानून का, ठीक है, कि कानून का विरोध होना चाहिए। तो सब लोग मतलब पंजाब का जो अमृतसर एक शहर है, वहाँ पर एक जलियांवाला बाग मतलब है, ठीक है, मतलब सब वहाँ लोग इकट्ठा होके पहले जैसे पटना में गांधी मैदान है, वहाँ लोग सब इकट्ठा होता है, इसलिए वहाँ पर जलियांवाला बाग में सब लोग इकट्ठे हुए, जो कि आपको पता है कि पंजाब में है, ठीक है। तो वहाँ सब लोग इकट्ठा होकर इस आंदोलन का विरोध कर रहा था, कुछ लोग घूमने भी आया था। तो विरोध क्या है पर जो जिससे उन्होंने जो जनरल ओ डायर था, जनरल ओ डायर समझते हैं ना, जनरल ओ डायर जो ब्रिटिश अधिकारी था, जनरल ओ डायर डायर उन्होंने मतलब ज़बरदस्ती निहत्थे लोगों पर गोली इतना चलवाया कि कई सारा मासूम लोगों का भी मृत्यु हुआ था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में इसका मूवी निकला, मूवी भी आप लोग जरूर देखे होंगे, ठीक है। कई सारे लोग ने निहत्थे गोली चलाया, कई मासूम लोग उसमें मरे गए, ठीक है। उसी का विरोध से लोग पूरा देश में ख्वाब मच गया कि इतना खतरनाक मतलब मृत्यु उसमें दिया, इतना लोग को मारा गया मेरे साथियों। इसलिए असहयोग आंदोलन का कारण इसी सब कारण था मेरे बच्चों, कि देखिए कि प्रमुख रौलट एक्ट कानून था, जलियांवाला बाग कानून था, हत्याकांड था, और खिलाफत आंदोलन भी था, और भारतीय को न्याय ना मिलने से असंतोष बढ़ा था, ठीक है, कि न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उसका जलियांवाला बाग हत्याकांड का न्याय नहीं दे रहा था। गांधी जी ने ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार का आह्वान किया और पहला जन आंदोलन बनाया, ठीक है। ये आपको लिखना है। चलिए अगला है मेरे साथियों कि अशोक की धम्म नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अशोक की धम्म नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अशोक की धम्म नीति नैतिक मूल्यों पर आधारित है, ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन शायद हुआ था। इसमें अहिंसा, दया और सहिष्णुता, मानवता पर बल दिया गया। धर्म का उद्देश्य समाज में शांति और नैतिकता स्थापित करना था, इस किसी धर्म का विशेष संबंधित नहीं था, ठीक है। ये साथ क्वेश्चन हुआ, ठीक है। चलिए अगला कि सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन का वर्णन करिए। ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, देखिए सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन का वर्णन करें। सिंधु सभ्यता की नगर योजना का अत्यंत विकसित थी प्यारे साथियों। ये आपको पता होगा, नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित था, यानी कि ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, यानी कि सड़क ऐसे काटती थी, ठीक है, समकोण पर। और पक्की नलियों, यानी कि पक्की नलियों और जल निकासी का उत्तम व्यवस्था थी, ठीक है। और उन्नत नगर चेतना को दर्शाता था, यानी कि उस समय के लिए वो काफ़ी नगर निगम का विकास मानता था, ठीक है। ये आपको लिखना है बात को। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे पहले सदियों कि कांग्रेस में उग्रवादियों की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, कांग्रेस में उग्रवादियों की भूमिका का वर्णन कीजिए। उग्रवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा दी, ठीक है। कांग्रेसों में उग्रवादियों की भूमिका का जो वर्णन, जो क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन शायद हुआ है। उन्होंने आत्मबल और स्वदेशी और बहिष्कार पर जोर दिया है उग्रवादियों भूमिका में, ठीक है, और जनता को सक्रिय राजनीतिक से जोड़ा है, और इनके प्रयासों से स्वतंत्रता आंदोलन को में मजबूत में बदला था, ठीक है, कि लोग मतलब विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करा था इसमें, ठीक है, और स्वदेशी अपनाने का बात क्या था, कांग्रेस के उग्रवादियों नेताओं ने ही प्रोत्साहन किया था लोगों में, ठीक है, और ये होना जरूरी था, ठीक है मेरे बच्चों, याद रखिएगा आप। चलिए अगला आपको बता दी, इसका नेता लाला लाजपत राय था उस टाइम, ठीक है। अलबरौनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, जैसा तो हो गया, ठीक है। अलबरौनी का हम किताब उन पर बात किए थे, ये क्वेश्चन से तो हुआ है। चलिए बार बार रिपीट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे पहले से, ठीक है। रॉलक एक्ट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी थी, ये हुआ ना। रॉलक एक्ट पहले जो आपको बता ही दिया हमको, ठीक है, कहानी के रूप में। देखिए रॉलक एक्ट कानून जो अंग्रेजों ने जो पास किया था, वो 1919 में किया था पास, ठीक है। इसमें पहले जो देखिए किसी भी भारतीय व्यक्ति को, समझना पहले, हाँ, किसी भी भारतीय व्यक्ति को संदेह के आधार पर जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है, यानी कि या इसको बोल सकते हैं हम लोग काला कानून भी इसे बोला जाता है, इसलिए, ठीक है, यानी कि संदेह आप पर हुआ तो आपको जेल में ये डाल देगा अंग्रेज लोग, ठीक है। यही मतलब भारतीय व्यक्तियों के लिए ही केवल कानून था रॉलक एक्ट, ठीक है, इसलिए पूरा देश ने इसे विरोध किया था पहले साथियों कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसका, हाँ, आपको अगर जेल में दिया तो इसका कोई आप वकील नहीं रख सकते हैं, ठीक है, और कोई न्याय नहीं, इस तरह एक कानून बनाया गया था, ठीक है। इसलिए मतलब ये कानून का विरोध हुआ था, विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था कई सारा, ठीक है, याद रखिएगा। रॉलक एक्ट 1919 में पारित हुआ था। इसके तहत बिना मुकदमे के गिरफ्तारी संभव थी, यानी आप पर मुकदमा नहीं भी चलाए तब पर भी आपको गिरफ्तारी करेगा संदेह के अनुसार पर, जिसे हम लोग काला कानून भी कहते हैं। इस कानून ने नागरिक स्वतंत्रता छीन ली थी, यानी कि देखिए एक नागरिक का जीने का अधिकार होता है, लेकिन बताइए वो क्या मतलब, वो तो छीन लिया। अब संदेह हुआ, संदेह मतलब ये कोनो बात हुआ, संदेह किसी पर हो सकता है, आप पर भी, हम पर भी हो सकता है, लेकिन हम ऐसे नहीं होंगे फिर भी संदेह कर लेगा लोग, ठीक है। पूरे देश में इसका विरोध हुआ और यह असहयोग आंदोलन का कारण बना था, ठीक है, याद रखनी है। चलिए समझ में आया होगा।
अगला अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, भारत का संविधान 26 जनवरी को 1950 को क्यों लागू हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड 2016 का 2016 का पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, ठीक है। इसी देखिए पहले इसका कारण समझिए, ठीक है। 26 जनवरी को ही क्यों, मतलब भारतीय संविधान को लागू किया गया था। बना तो भाई 26 नवंबर को बना था। देखिए क्या कारण हुआ था, नवंबर को बना था। देखिए 26 नवंबर को जब लाहौर में जब जो नेहरू जी थे उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग किया और अपना मतलब झंडा को फहराया था, यानी भारतीय फ्लैग को फहराया था, ठीक है। उस टाइम उसका देखिए उन्होंने उसी टाइम बोल दिया था कि भारत हमारा आज़ाद हो गया, यानी कि 26 जनवरी को ही उस टाइम था लाहौर में जो झंडा फहराया था कि हम देश आज़ाद हो चुके हैं। तो उसी का मतलब क्या बोलते हैं प्रतिष्ठा रखने के लिए जब हमारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही बन के तैयार हुआ था, तो उस टाइम नहीं मतलब लागू किया। बोला क्या सब लोग बैठक में क्या कि अगर ये पूर्ण स्वराज का जो मांग हुआ था 26 जनवरी 1900 जो हुआ था 1930 को, तो इसका कुछ लिहाज रखना चाहिए, यानी कि इसका रिस्पेक्ट शब्द होना चाहिए। इसलिए मतलब एक मंथ रुक के 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया था भारतीय संविधान, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। यही था कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इसी के ऐतिहासिक दिन स्मृति में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया। इससे स्वतंत्रता संघर्ष को सम्मान मिला, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये आपको जो बोले हम एकदम समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अगला अगला है कि महाजनपद से आप क्या समझते हैं। महाजनपद से आप क्या समझते हैं। देखिए महाजनपद आपको पूछे 16 जनसंख्या है, ठीक है। महाजनपदों की संख्या कितनी है, 16 है। याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आपका ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। देखिए देखिए महाजनपद प्राचीन भारत के बड़े राज्य थे। 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में इसकी संख्या 16 थी। यह सब बौद्ध धर्मों के प्रति ही मतलब बौद्ध धर्म से जब शुरुआत है तभी से आया है। मगध, कौशल, अवंती प्रमुख महाजनपद थे। ये राजनीतिक विकास के महत्वपूर्ण चरण थे। ये आपको अगर लिखना है 16 लिख दीजिएगा, ठीक है, लेकिन दो चरण लिख के इत्यादि मार दीजिएगा। ये मतलब लिख दिया राजनीतिक विकास का महत्वपूर्ण चरण था। सबसे एकदम बड़ा महान और एकदम शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध जनपद था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है कि क्वेश्चन पहले से तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कैसे की थी। ये भी आपको क्वेश्चन चर्चा कर दिए हैं, ठीक है। देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। हरियर एवं बुक्का ने की थी, ठीक है। ये संगम वंश के शासक थे, आपको बताए। इस पर विजयनगर साम्राज्य पर 3 शासक आए थे, संगम या सुलूब तुलुब, ठीक है। दक्षिण भारत के मुस्लिम आक्रमण से बचने के लिए साम्राज्य की स्थापना की गई थी हरियर एवं बुक्का ने। हम्पी इसकी राजधानी बनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बताइए इतिवृत्ति क्या है। इतिवृत्ति क्या है परिस्थितियों। इतिवृत्ति देखिए इतिहास लेखन का एक प्राचीन रूप है, ठीक है। इतिहास लेखन का एक प्राचीन रूप है। इसमें घटनाओं का वर्णन क्रमानुसार और कथा अनुसार शैली में किया जाता है, यानी कि घटनाओं जो शुरुआती हुआ, जैसे देखिए 1916 ईस्वी में खेरा सत्याग्रह हुआ था। तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ। 1918 ईस्वी में 1918 में खेरा सत्याग्रह हुआ, तो गलत बता दिए। 1919 में रौलक टेक्ट हुआ, जलियांवाला बाग हुआ, और 1920 में असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ। ये मतलब सिस्टमिक ढंग से जो रखा, इसी को हम लोग इतिवृत्ति कहते हैं, ठीक है। प्राचीन घटनाओं को जो रखा एक सिस्टमिक क्रम अनुसार, इसी को हम लोग इतिवृत्ति कहेंगे। इतिवृत्ति में राजाओं के वंश, युद्ध, दान, धार्मिक कार्यों का महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख होता है। यह ग्रंथ अक्सर प्रशस्ति के रूप में लिखे जाते थे, इसलिए इनमें से शासकों की अधिक प्रशंसा मिलती है, और फिर भी यह इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं इतिवृत्ति, ठीक है, याद रखिए आपको। चलिए अगला है कि बताइए कि झूम की खेती के बारे में आप क्या समझते हैं, यानी क्या जानते हैं। देखिए झूम की खेती स्थानांतरित कृषि एक प्रकार है, स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है। इसमें जंगलों को काटकर और जलाकर खेती की जाती है। ये कुछ वर्षों तक खेती के बाद भूमि छोड़ दी जाती है और किसान दूसरी जगह पर चले जाते हैं, और यह खेती उत्तर पूर्वी भारत में खास करके उत्तराखंड में प्रचलित है, ठीक है, और यह पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित है। इसमें मिट्टी की उर्वरता कम होती है और वनों की विनाश ज़्यादा होता है, किसमें, झूम की खेती में, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। कुछ नहीं पता झूम की खेती में। झूम की खेती एक प्रकार का स्थानांतरित कृषि है। इसमें जंगल को काट कर और जलाकर उसको खेती बनाया जाता है, और कुछ वर्षों तक ही इसमें खेती किया जाता है। उसके बाद यहाँ से लोग पलायन हो जाते हैं दूसरे जगह, ठीक है, दूसरे जगह, जिसमें क्या होता था कि हर जगह का पेड़ कट रहा है, तो इसमें क्या होता है पेड़ ज़्यादा कटता था और मतलब नुकसान ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए मतलब यह खेती बेहतर नहीं बनता, और यह उत्तराखंड में खास करके ज़्यादा प्रचलित था, ठीक है। चलिए अगला है कि पहले साथियों
वीर कुंवर सिंह पर एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। वे बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर के जमींदार थे। कौन? वीर कुंवर सिंह थे। वृद्ध अवस्था में भी उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध वीरता से संघर्ष किया, ठीक है, और उन्होंने आरा और आसपास के क्षेत्रों में विद्रोह का नेतृत्व किया। उसका उनका साहस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का गौरवशाली अध्याय बना, ठीक है। वीर कुंवर सिंह आपको पता होगा, ठीक है। वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। वे बिहार के भोजपुर जिले से जगदीशपुर के जमींदार थे, ठीक है, और बिहार से उन्होंने पटना से शुरुआत किया था। वृद्ध अवस्था में भी उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध वीरता से संघर्ष किया। उन्होंने आरा और आसपास के क्षेत्रों में विद्रोह का नेतृत्व किया था। उनका साहस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गौरवशाली अध्याय बना था, ठीक है, याद रखिएगा आप इसको। चलिए, और आपके बोर्ड एग्जाम में 1857 की क्रांति से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो फिक्स रहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए अगला, साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। देखिए, साइमन कमीशन पर जो 1927 ईस्वी में आया था, ठीक है, और 1928 में इसको पुनः जाना पड़ा। यहाँ पर उस लोग को विरोध किया और उसको जाना पड़ा। देखिए, साइमन कमीशन 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजा गया था। इसका उद्देश्य था कि भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करना, ठीक है, मतलब, और इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए पूरे देश में इसका विरोध किया हुआ। अब देखिए, भारतीय संविधान बनाएगा, देश को कैसे चलाना है, तो देश को चलाने के लिए भाई तो होना चाहिए ना, वो क्या बोलते हैं कि भारतीय लोग भी शामिल होना चाहिए ना। भारत का दुख सुख कौन जानता है, भारत कैसे लोग, कैसा भाषा होता है, किस तरह, तो भारतीय लोग भी जानेंगे ना। इसलिए पूरे पूरे देश में इसका विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगाए और लाला लाजपत राय इसी आंदोलन को घायल हुए, ठीक है, याद रखनी है। चलिए, अगला, कि माउंट बेटन योजना क्या थी। देखिए, माउंट बेटन योजना पहले तो ये भारतीय, जब स्वतंत्रता हो रही थी उस टाइम ये आया था, जब भारत में हिंदू और मुसलमान में इस तरह मतलब कत्ले शुरू होने लगे, मारपीट होने लगा, तो उस टाइम जो बाद में यही मतलब सुलझाने के लिए आया था माउंट बेटन, जो कि ब्रिटिश अधिकारी था, ठीक है। और माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 को घोषित की गई थी, ठीक है। इसके अंतर्गत भारत में और पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में विभाजित करने का प्रस्ताव था, ठीक है। इसी योजना के अनुसार सत्ता का हस्तांतरण शीघ्र किया गया था और इसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र आज़ादी मिला था, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। चलिए, अगला है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, ठीक है। संविधान सभा का गठन कब हुआ। संविधान सभा का गठन पहले 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। इसके सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। संविधान सभा ने 9 जनवरी 1946 को अपनी पहली बैठक डॉक्टर भीमराव राजेंद्र की अध्यक्षता में किया गया था। इसी सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था, ठीक है, याद रखना है। और इसका प्रथम अध्यक्ष अस्थायी सदस्य था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे, ठीक है। अब आपको जो भी पानी उनी पीना पी लीजिए, इसके बाद हम लोग अगले क्लास करते हैं। 1 सेकंड, हम तो 1 सेकंड आपको रोकेंगे, ठीक है, आप लोग लेकिन पानी उनी पी लीजिएगा, ठीक है, रोक के। अगला क्वेश्चन है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, बताइए। पुरातत्व इतिहास की वह शाखा है जिसमें प्राचीन मानव सभ्यताओं के भौतिक अवशेषों वैज्ञानिक एवं अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत उत्खनन द्वारा प्राप्त भवनों हो गया, मूर्तियों हो गया, औजारों हो गया, और सिक्कों हो गया, और मोहरे हो गया, ठीक है, और बर्तने भी हो गया, अध्ययन किया जाता है। पुरातत्व के माध्यम से ही हमें लिखित स्रोतों का अभाव में प्राचीन काल का सामाजिक एवं आर्थिक और धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी में। देखिए, भारतीय इतिहास का जो प्राचीन इतिहास को देखिएगा 2 प्रकार में बांटा गया, ठीक है। एक साहित्यिक स्रोत में, एक पुरातात्विक स्रोत में। पुरातात्विक स्रोत में पहले तो हम लोग अभिलेखों से पता चलता है, अभिलेखों में से बर्तन हो गया, अब कई सारा सब चीज़ उसमें अभिलेखों से प्राप्त करते हैं। और इतिहास के जैसे हो गया साहित्यिक स्रोत में कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में, वैद से पता चलता है कि लोग कैसे जीवन जीते थे, ठीक है, इसी के बारे में पढ़ना है हमको। ये पुरातात्विक क्वेश्चन पूछा था, पुरातात्विक से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल समझ ही होंगे। चलिए, और आप लोग रोक रुक के पानी उनी पी लीजिए, ठीक है, क्योंकि लंबा क्लास हो रहा है पैरा सत्यो, क्योंकि 2009 से लेकर 2025 तक करना पैरा सत्यो थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है। वो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझाते हैं, ऐसा नहीं की बात है कि लिखा के चले जाते हैं, ठीक है। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है पहले जो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर के विषय में लिखिए। इसके बारे में चर्चा कर लिए पीछे, ठीक है। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानघर पहले जो सिंधु सभ्यता की प्रमुख संरचना है, ठीक है। यह पक्की हुई ईंटों का बना था। जलोरोधक व्यवस्था के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, यानी कि जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। इसमें पानी भरने और निकालने की उचित व्यवस्था थी। किसमें?
विशाल स्नानघर में। स्नानघर के चारों ओर कमरे बने थे और इतिहासकारों ने अनुसार इसका प्रयोग धार्मिक स्नान और सामूहिक अनुष्ठानों के लिए किया था। कि किसने? इतिहासकारों ने। कि ये लोग हो सकता है कि हड़प्पावासी लोग मतलब कि धार्मिक स्नान के लिए विशाल स्नानघर को बनाया हो, ठीक है। और चारों पट्टी इसका रूम बनाया गया था। ये आपको भी समझ में आया होगा। चलिए अगला अगला है प्यारे साथियों कि मोहनजोदड़ो के अन्नागार का वर्णन कीजिए। देखिए मोहनगार का जो अन्नागार था एक विशाल भवन था, ठीक है, जिसमें अनाज को संरक्षित रखने की व्यवस्था थी। इसमें कई कक्ष बने होते थे और हवा के प्रभाव की विशेष संरचना थी, जिससे मतलब अनाज खराब ना हो सके। यह अन्नागार राज्य का संचालित होता था, जिससे मतलब पता चलता था कि वहाँ का सुव्यवस्थित प्रशासन और संगठित आर्थिक व्यवस्था कितना मजबूत था, ठीक है। इनकी जो अन्नागार जो बनाया था प्यारे साथियों, वो मतलब अनाज को, ढेर सारा अनाज को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि कई वर्ष तक हम लोग रख सके। इसीलिए मतलब हड़प्पावासी लोग बनाया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है इसी में। चलिए अगला अगला जो क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि गुप्तकालीन 5 मंदिरों के नाम तथा उनके वर्तमान स्थान लिखिए। यानी कि गुप्तकालीन के 5 मंदिरों का, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में 2 ही नाम पूछा है, लेकिन आपको 5 नाम बताएंगे, ठीक है, और उसका वर्तमान स्थान लिखिए। यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। देखिए अगर पूछे आपको गुप्तकालीन मंदिर बोले तो गुप्तकालीन मंदिर भारतीय स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है आपको, जो कि प्रमुख निम्नलिखित में से दशावतार मंदिर, जो कि देवगढ़ उत्तर प्रदेश में अभी स्थित है, ठीक है, आपको याद रखना है। दूसरा है कि भित्री गांव का मंदिर, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, भित्री गांव का मंदिर। तो तिगवा मंदिर, जो कि जबलपुर उत्तर मध्य प्रदेश में स्थित है। और अगला नचना ठाकुर मंदिर, जो कि पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगला सारनाथ मंदिर वाराणसी में उत्तर प्रदेश में स्थित है। इन सभी मंदिरों का शिखर शैली का विकास हुआ है, ठीक है। या आप गुप्तकालीन 5 मंदिरों का हमने आपको नाम बता दिए, लेकिन 2 ही आपको लिखना है, ठीक है। चलिए अगला अगला है प्यारे साथियों कि प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए, ठीक है। प्राचीन भारत में समाज 4 वर्णों में था। ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था। देखिए प्राचीन भारत में जो वर्ण व्यवस्था जो मिलता है, चारों को मतलब काम के अनुसार दिया जाता है, ठीक है। आप मतलब ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। इनकी विभाजित में क्या था? प्रारंभ में यह व्यवस्था कर्म और योग्यता पर आधारित था, लेकिन कर्म समझते हैं कि अगर आपके पास कुछ कला है तो आपको मतलब उस मतलब वर्णों में चले जाइए, ठीक है। और जिसके पास आपको मतलब काम के अनुसार दिया जाता है, लेकिन और आपका किस तरह कर्म है, ठीक है, उसके अनुसार उसका उसमें वर्णों में रखा जाता है। लेकिन यही आगे चलते चलते ब्राह्मणों ने इसको अपने स्वार्थ के लिए मतलब अच्छा मतलब उसमें जोड़ने लगा कि वो अच्छा अच्छा काम खुद को लेने लगा और खराब सब काम दूसरे मतलब उसमें देने लगा वर्णों में, ठीक है। ये बाद में चला पाया, ठीक है। ये देखिए कि योग्यता पर आधारित था कि ब्राह्मणों शिक्षा व पूजा करते थे और क्षत्रिय शासन व रक्षा करते थे और वैश्य व्यापार करते थे और क्षुद्र सेवा कार्य करते थे। समय के साथ साथ यह व्यवस्था जन्म आधारित हो गई और सामाजिक असमानता बढ़ी। देखिए उस टाइम जो हिसाब से प्राचीन वर्ण व्यवस्था बनाया गया था कि लोग के काम के अनुसार और कर्म के अनुसार, लेकिन यही आगे बढ़ते बढ़ते ब्राह्मणों ने मतलब एक ज़बरदस्त बना लिया कि ब्राह्मण केवल पूजा करेंगे और पढ़ेंगे और सब मतलब ब्राह्मणों का ही नियम था पहले सतियो। और क्षत्रिय शासन करना, रक्षा करना क्षत्रिय का काम है और व्यापार करना वैश्य का काम है और क्षुद्र जो है वो सिर्फ सेवा करेगा। यही देखा मतलब कई माहौल चलते रहा, हजारों वर्ष चलते रहा, यही परंपरागत बनते गया। अब देखिए वैश्य का जो क्षुद्र का जो अब जो बेटा या पुत्र जन्म हुआ तो वह सिर्फ अब वैश्य ही रहा, ठीक है, वो सेवा ही कर सकता है, वो कभी भी क्षत्रिय नहीं बन सकता है। यही उन लोगों ने मतलब डाला था वर्ण व्यवस्था प्राचीन भारत में, ठीक है। चलिए अगला जो बात करेंगे कि त्रिपिटक के विषय में आप क्या जानते हैं, बताइए। त्रिपिटक के विषय में आप क्या जानते हैं? त्रिपिटक बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है, आपको पता होगा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। इसका अर्थ होता है कि 3 पिटारे, ठीक है। इसका 3 भाग है। विनय पिटक जो कि संघ के नियम, इसमें नियम सब दिए गए हैं, और सूत्र पिटक जो कि बौद्ध के उपदेश के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। और अभिधम्म पिटक इसके दार्शनिक विवेचना मिलता है जिसमें। और त्रिपिटक पाली भाषा में रचित है, आपको पता होगा। इससे बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और संगठनों का जानकारी मिलते हैं, ये आपको पता होगा। देखिए त्रिपिटक में आपको 3 भागों में बटा हुआ है। विनय पिटक में संघ के नियम है और सूत्र पिटक में बुद्ध के उपदेश के बारे में चर्चा दिया हुआ है सूत्र पिटक में, और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विवेचना उनका गौतम बुद्ध का, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। चलिए अगला अगला है कि
लिंगायत संप्रदाय की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, देखिए लिंगायत संप्रदाय की स्थापना बसवेश्वर ने की थी। इसके अनुसार अनुयायी भगवान शिव का उपासना करते थे और शरीर पर लिंग धारण करते थे। यह संप्रदाय जाति प्रथा हो गया, मूर्ति पूजा हो गया, कर्मकांडों का विरोध करता था और सामाजिक समानता और नैतिक जीवन और सरल आचरण पर बल देना इसकी प्रमुख विशेषता थी। किसका? लिंगायत संप्रदाय का। ठीक है, ये आपको लिखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बिल्कुल प्यारे बच्चों 100% आपको समझ में आएगा। हम आपके लिए इसके लिए रात में इतना आप प्यारे बच्चों आपका ये जो नोट्स बना रहे थे, मेहनत कर रहे थे, इसलिए मेरे बच्चों मेरा मेहनत को बेकार मत जाने देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और कम से कम प्यारे बच्चों आप मेहनत के मेरे मेहनत के लिए प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, ताकि दोस्तों को भी क्लास 2019 से लेकर 2025 तक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको अगर आ जाए, इससे अगर 12 नंबर फिक्स हो रहा है, समझिए कितना हेल्प। बताइए नंबर का, अगर 1 नंबर का, तो आपको देखना है कि क्या महत्व होता है। जिसका 399 नंबर आया होगा प्यारे साथियों उसको पूछिएगा। ठीक है, 1 नंबर का क्या महत्व होता है 400 में, अच्छा कथा सुना था, इसलिए 299। ठीक है, इसलिए आपको नंबर का एहसास 1 नंबर यानी कि 12 नंबर का बात है प्यारे साथियों। प्यारे बच्चों देखिए हम आपको उस तरह नहीं बोल सकते जो बड़े बड़े फेमस टीचर बोलते हैं कि हाँ हम जानते हैं आप लोग उसी तरह एक्टिव होते हैं, लेकिन आप मुझ पर भी भरोसा रखिए। आपको इतना आपके लिए मेहनत हम ऑफलाइन क्लासेस में इतना मेहनत करते हैं पहले तो बच्चे के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि आपका रिजल्ट बेहतर साबित हो, और ऑनलाइन भी सेम सिचुएशन आपके पैदा करते हैं हम। लग रहा होगा कि ये ऑफलाइन क्लास है प्यारे बच्चों, नहीं, लेकिन फिर भी ऑनलाइन क्लास में ही ऑफलाइन से फिलिंग करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों पर 4 नाम लिखिए। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग दुखों से मुक्ति मार्ग है। इसके 8 अंग है, इनमें से 4 प्रमुख है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मकांड। देखिए अच्छे से भाव से देखना चाहिए लोगों को। ठीक है, गंदी निगाह से नहीं देखना चाहिए, अच्छे बात विचार करना चाहिए, अच्छे वाणी करना चाहिए और अच्छे कर्म करना चाहिए। ठीक है, ये मार्ग व्यक्ति को नैतिक और आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रेरणा देती है। ये बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि मुगल कालीन सामाजिक व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मुगल कालीन सामाजिक व्यवस्था पूर्ण था प्यारे बच्चों, जो कि जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ये क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, रहते थे। समाज में जाति प्रथा प्रचलित थी, लेकिन संयुक्त परिवार की परंपरा थी। स्त्रियों की स्थिति समानता कमजोर थी मुगल शासन प्रशासन में। ठीक है, यद्यपि कुछ महिलाएं शिक्षित और प्रभावशाली भी थी। धार्मिक सहिष्णुता का वातावरण था और विशेषकर अकबर के शासनकाल में। ठीक है, यानी कि धार्मिक सबके लिए समान था। ठीक है, ये आपको लिखना है, ये क्वेश्चन शायद हुआ क्वेश्चन था। चलिए अगला है कि अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त किया, कारण बताइए। देखिए अकबर एक धार्मिक सहिष्णुता व्यक्ति था, सब धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता था, इसलिए उन्होंने केवल यह हिंदुओं के लिए ही इसमें जो कर लगाया था, इसलिए उन्होंने समाप्त किया। अगर सबसे कर लिया होता तो इसलिए मतलब वो कर समाप्त नहीं करते, लेकिन केवल हिंदुओं के लगाया था इसलिए समाप्त किया, क्योंकि पता है बच्चे उसके सामने सब धर्म बराबर थे। ठीक है, अकबर ने जजिया कर इसलिए समाप्त किया क्योंकि वह धार्मिक सहिष्णुता विश्वास करता था कि जजिया गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर था, यानी कि हिंदुओं पर लगाया हुआ, जिससे असमानता बढ़ती थी। कि देखिए समाज में अगर एक से एक के साथ लीजिएगा कर, एक के साथ नहीं लीजिएगा तो कैसा लगेगा? अच्छा व्यक्ति के लाइएगा, नहीं खराब व्यक्ति के लाना तो कोई बात नहीं, खराब के लाइए। जैसे देखिए मुगल कालीन में तो बहुत सारा लोग आया औरंगजेब सब आया, लेकिन वो सब छुधरे सब दिन रह गया, अकबर का कुछ अच्छा नाम आया, तो अभी भी नाम चल रहा है। ठीक है, अकबर सभी धर्मों को समान समान मतलब समान देना चाहता था और इससे हिंदुओं में विश्वास बढ़ा और साम्राज्य में शांति और एकता पर बल दिया। ठीक है, कभी भी हिंदू मुस्लिम में टकराव कम हुआ। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन बात करेंगे प्यारे बच्चों कि सिविल लाइन्स का विकास किस प्रकार हुआ। देखिए अंग्रेजों ने भारतीय नगरों में अपने रहने के लिए अलग अलग बस्तियां बसाई थी, आपको पता होगा, जिन्हें सिविल लाइन्स कहा जाता है। यह क्षेत्र स्वच्छ और खुले और सुव्यवस्थित थी, हाँ होते थे, जहां चौड़ी सड़कें हो, बंगले हो, उद्यान होते थे, और इसका उद्देश्य भारतीय आबादी से अलग रहकर सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन जीना चाहता था। कौन? मतलब अंग्रेज लोग। ठीक है, मैं बिल्कुल बिल्कुल सटीक भाषा में लिखे, एक बार पढ़िएगा भी तो आपको एकदम कैच हो जाएगा दिमाग में। ठीक है, चलिए अगला बात देख करेंगे प्यारे साथियों कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग क्यों की गई थी। ये आपके एग्जाम 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग क्यों की गई थी। मुस्लिम लीग को आशंका थी कि स्वतंत्र भारत में मुसलमानों के अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। देखिए मतलब जिन्ना था जो प्यारे साथियों, उनको लगता था कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है कम रहेंगे भारत में और हिंदुओं ज़्यादा रहेगा, तो बाद में इनको अधिकार नहीं मिलेगा। ऐसा बात हुआ। मुसलमान पाकिस्तानी अभी देखिएगा खाने के लिए वहाँ अच्छे से नहीं होता है, मतलब वहाँ का स्थिति कितना डगमगाया हुआ है। मुस्लिम राष्ट्र हो के मुस्लिम पर भी वहाँ अत्याचार होता है, आपको पता होगा। लेकिन भारत में देखिए
कि सब कितना अच्छे से कुशल रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्म के कुशल रहते हैं, थोड़े कोई अत्याचार करता है यहाँ। मतलब वो मतलब पहले सोच लेते हैं ये बात कि जिन्ना ने कि ये मुसलमान को परेशान करेगा भारत में, इसलिए वो लोग अलग राष्ट्र का मांग करना शुरू कर दिया था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टा हो गया। अब देखिए इस तरह पाकिस्तानी जासूसी मतलब इस तरह काम करते हैं बेहुदा सब वाला। आपको पता होगा कि बांग्लादेश की घटना 1971 वाला किस तरह मतलब वहाँ का महिलाएं सबका रेप किया था वहाँ। मतलब पाकिस्तान की सेनाएं ने, शर्म आती है कि सेनाएं एक प्यारे बच्चों पवित्र होती है देश की रक्षा के लिए, और वो मतलब गधापंथी वाला काम करता था पाकिस्तान की सेनाएं। और अभी भी आप भारत में देखते हैं कभी कभी जो हमला करता है कितना मतलब काम गलत करता है, वही मतलब उसका अलग ही चला, ठीक है। यही लिखना आपको। मुस्लिम लीग की आशंका थी कि स्वतंत्र भारत में मुसलमानों के अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे, उन्हें राजनीतिक और धार्मिक असुरक्षा महसूस होती है। लेकिन उल्टा वहीं देखिए क्या हालत है, जिन्होंने दो राष्ट्रों का सिद्धांत समर्थन दिया था, इसी के कारण मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी, ठीक है। आपको समझ आया। और मेरा बात भी जो बोले उसको लिख दीजिएगा, तो आपका बोर्ड एग्जाम 100% नंबर देगा, काटेगा तो नहीं, ठीक है। चलिए, आपको पता होगा, देखिए जितना आप अपने भाषा में लिखिएगा ना उतना आपका नंबर अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको एग्जाम देते हैं तो आप देखिए ऊपर में ही लिखा होता है यथासंभव विद्यार्थी अपने शब्दों में ही उत्तर दे। भाई पुस्तक का कितना रटे रटे हुआ चलेंगे, अपने जो भाषा में देंगे वही तो समझे हम ना। एग्जाम लेने का मकसद क्या है कि आप क्या क्या चीज़ उसके बारे में सीखें और खुद से पेश कीजिए, तो यही होता है एग्जाम का मतलब, ठीक है। डांडी मार्च का उद्देश्य क्या था बताइए। डांडी मार्च का जो उद्देश्य है पहले जो ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का विरोध करना, ठीक है। यह कानून भारतीय नमक बनाने से रोकता था, और महात्मा गांधी ने 1930 में डंडी मार्च कर नमक बनाकर कानून तोड़ा, और इससे सविनय अवज्ञा आंदोलन को बल मिला और स्वतंत्रता संघर्ष को नई दिशा मिला, ठीक है। देखिए डंडी मार्च में कुछ नहीं हुआ था। जो ब्रिटिश जो थे उन्होंने मतलब ब्रिटिश अधिकारी उन्होंने बोला नमक सिर्फ अंग्रेजों नहीं बना सकता है, तो भारतीय व्यक्ति पर प्रतिबंध था। लेकिन महात्मा गांधी ने इसे तोड़ा, इसे 1930 में शुरू किया गया था महात्मा गांधी दांडी यात्रा, ठीक है। ये आपको लिखना है इसमें। चलिए अगला जो क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि मुगल दरबार में अभिवादन के कौन कौन तरीके प्रचलित थे बताइए। देखिए मुगल दरबार में विभिन्न प्रकार के अभिवादन प्रचलित थे। हम ऑफलाइन क्लासेस में काफ़ी इसका लगभग हम एक दिन इस पर क्लास लिए थे डिस्कशन में, ठीक है, कि क्या क्या प्रचलित थे, ठीक है। और मज़े आ रहा था उन लोग को क्लास में, ठीक है। प्रमुख थे प्यारे बच्चों कि सिजदा यानी कि पूरी तरह से झुकना, और पावोस मतलब राजा के पैरों पर छूना, और सलाम करना यानी कि सलाम करना जो होता है कि सलाम वालेकुम, उन लोगों में जो होता है हमें उतना पता नहीं, पर थोड़ा थोड़ा सुनते हैं, हमारे दोस्त भी है कुछ कुछ ना, तो वो लोग मतलब अपने में करते हैं, तो हमें भी लगता है कि हाँ ठीक ये सब होता है, ठीक है। अकबर ने सिजदा और पायवोस की समाप्त कर सलाम की प्रथा को प्रोत्साहन किया, जिससे सम्मानजनक वातावरण बना। देखिए लेकिन अकबर ने जो किया, अकबर ने इस पायवोस को समाप्त किया। पायवोस क्या होता था, राजा के पैरों को छूना, ये गलत बात है। एक सम्मान प्रतिष्ठा आप सलाम कर दिए, यही एक सम्मान हो गया, ठीक है। अकबर ने इसलिए अकबर को कहा जाता है प्यारे साथियों राष्ट्रीय शासक, ठीक है। ये आपको लिखनी है। चलिए अगला है प्यारे साथियों कि श्रीमद् भागवत का अंतिम अति संक्षिप्त परिचय दीजिए। क्वेश्चन पूछा मैं, देखिए भागवत गीता का मतलब अनेकों है, आप 50 पन्ना लिखिएगा तो कम पड़ जाएगा, कितना कृष्ण जी के बारे में लिखिएगा, लेकिन आपको संक्षिप्त में वर्णन देना, और आपको सब इसमें प्रचलित होंगे। आप नहीं भी क्वेश्चन नहीं कराएंगे तो आप सब लिख देंगे, ठीक है। ये श्रीमद् भागवत महाभारत का एक पवित्र ग्रंथ है। इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म और भक्ति और ज्ञान का उपदेश दिया है। इसमें कुल 18 अध्याय गीता जीवन के कर्तव्यों का निस्वार्थ भाव से करने की शिक्षा देती है और आत्मिक शांति का मार्ग दिखाते हैं। ये हमको अगला जो आगे आप जो लिखिएगा ये लिखिएगा, उसके बाद आप नीचे भगवान कृष्ण के बारे में लिख सकते हैं क्या क्या हुआ था, आपको सब प्रचलित होंगे इससे, ठीक है। चलिए अगला है प्यारे साथियों कि सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए सगुण भक्ति सीधा हमको मेरा बात रह दिया, सगुण भक्ति अगर निर्गुण भक्ति में पूछे तो क्या है, ये अंतर स्पष्ट करिए, आपको सेमी बात याद रखना है। कि सगुण भक्ति में प्यारे बच्चों जो ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर का मतलब फोटो यानी कि ईश्वर को पूजा करते हैं, उनमें सगुण भक्ति उसको कहे, सगुण भक्ति वाला भक्ति हो जाता था, ठीक है। और निर्गुण भक्ति वाला ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर निराकार है यानी कि उसका कोई आकार नहीं होता, और सगुण भक्ति वाला उसका आकार मानता है और पूजा करता है उनका। लेकिन निर्गुण भक्ति वाले नहीं, उसका निराकार है, कोई ईश्वर का चित्र नहीं देखा है तो नहीं है उसका। यही निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में। लेकिन हम लोग को भी अगर देखिएगा तो निर्गुण भक्ति अच्छा लगता है, उसमें ईश्वर का सही मुझ आकार कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। लोग
जैसे एक्ट्रेस देखिएगा, एक्ट्रेस का लोग पूजा करना शुरू कर देता है, लोग इतना मतलब प्रेम धार्मिक में पागल हो गया है। भाई पागल वगल आदमी होता है एक्ट्रेस, सबसे अगर हरामी होगा तो एक्ट्रेस ही होगा, ठीक है। उनका पूजा लोग करते हैं, ये जैसे कृष्ण भगवान का रोल किया तो उनका फोटो मंगवा के पूजा करते हैं। ये सब मतलब क्या बोला, अज्ञानता के कारण होता है, ठीक है। इसलिए ईश्वर को ना निराकार वाला पूजन कीजिए, ठीक है। ये आपका मानना है, ठीक है। मेरा मानना तो कुछ भी नहीं, ठीक है, लेकिन आपका मानना क्यों बताता है। सगुण भक्ति में ईश्वर को साकार रूप से पूजा करता है। आपको बता दिया, जैसे राम हो गया, कृष्ण हो गया, इसमें आ जाएगा तुलसीदास हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारा आ जाएगा। और इसमें देखिए मूर्ति पूजन होता है, इसमें किसमें, सगुण भक्ति में। निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार यानी कि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है, माना जाता है निर्गुण भक्ति में। और कबीर और गुरु नानक इसके समर्थक थे, किसका, निर्गुण भक्ति का। सगुण भक्ति का तुलसीदास हो गया, तुलसीदास हो गया, और रसखान हो गया, बहुत सारा गाय, ठीक है। और सगुण भक्ति भावनात्मक है, और जबकि निर्गुण भक्ति भक्ति ज्ञान और आत्मचिंतन पर आधारित करता है, ठीक है। सबसे बेटर भक्ति निर्गुण भक्ति, ठीक है, मेरा मानना। आप लोग का क्या मानना है कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। अगला अगला है प्यारे साथियों कि आर्यों ने भारत को क्यों छोड़ा, और दो कारण लिखिए। देखिए, आर्यों के कुछ इतिहासकारों का अनुसार आर्यों ने भारत को छोड़ा क्योंकि आंतरिक संघर्ष बढ़ गए थे। दूसरा कारण था कि प्राकृतिक परिवर्तन, जैसे नदियों का सूखना, जलवायु परिवर्तन था। इन कारणों से जीवन कठिन हो गया था और वे अन्य क्षेत्र की ओर चले गए थे, ठीक है। ये सब कारण माना जाता है आर्यों के भारत को छोड़ने का, ठीक है। आप एक बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों है कि समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से क्यों की जाती है, बताइए। देखिए, समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से क्यों होती है, दो कारण बताइए। देखिए, समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से इसलिए की जाती है क्योंकि उसने अनेक सफल सैन्य अभियान किए, वो एक एक महान सेनापति था, और उसने विशाल साम्राज्य के स्थापित किया, और उसकी विजय का उल्लेख पर्याप्त परिस्थिति में मिलता है, ठीक है। उसकी सैन्य प्रभुता अद्वितीय थी, यानी कि उन्होंने समुद्रगुप्त जिस प्रकार अशोक ने उत्तर भारत में एकदम तहलका मचा दिया था, उसी प्रकार मतलब समुद्रगुप्त ने भी उसी तरह तहलका मचा, पूरे मतलब जीत लिया था, हड़प लिया था, ठीक है। इसी को मतलब इसी बारे में लिखना है, ठीक है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन पर बात करेंगे प्यारे साथियों कि बताइए अभिलेख किसे कहते हैं। क्वेश्चन आपके ये शायद 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अभिलेख किसे कहते हैं। देखिए, अभिलेख प्यारे साथियों पत्थर हो गया, तांबे हो गया, धातु या पट्टिकाओं का खुदे ऐतिहासिक लेखों को अभिलेख कहते हैं। यानी कि जो पत्थर हो गया जो, और पट्टिकाओं में धातु या तांबे किसी का हो गया, तो उसमें जो लिखा होता है, पहले जो अशोक के समय जो लिखा होता था, किसी भी शासनकाल में उनका क्या क्या काम था, क्या क्या धार्मिक से सुनता था, क्या क्या प्रशासनिक ढांचा था, क्या उस समय क्या समाज की स्थिति थी, वही सब उसी को हम लोग अभिलेख कहेंगे, ठीक है। जो उसमें लिखल था, इस इसमें राजाओं की उपलब्धि हो गया, दान हो गया, और प्रशासनिक आदेश अंकित हो गया। और अभिलेख इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं क्योंकि यह समकालीन और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करते हैं, अभिलेख इतिहास के स्रोत के बारे में, ठीक है। ये आपको लिखनी है, ठीक है। चलिए अगले प्यारे साथियों, बस आप लोग मेहनत को बस कुछ नहीं करना प्यारे साथियों, आप लोग क्लास को एक बार नहीं दो बार देखिए। उम्मीद करेंगे आपका बोर्ड एग्जाम में आप मुझे जब ज़रूर बोर्ड एग्जाम जब देके आइएगा, संपर्क में जुड़िएगा प्यारे साथियों कि किस तरह रहा माहौल। हमने आप पूरी जी जान लगा देंगे फरवरी तक प्यारे साथियों, बस आपको भी जी जान लगाना है। बोर्ड एग्जाम में हर हालत में 450 के आसपास लक्ष्य रखना है प्यारे साथियों, ठीक है। ज़रूर रखना है और पूरा होगा, और अपना मम्मी पापा का अपना सपना पूरा होगा प्यारे साथियों। बस लोग आप लोग लगे रहिएगा, ठीक है। एक मन तक लगा छोड़िएगा मत। और कोई प्यारे साथियों बताएं आपको एक बात, कोई प्यारे साथियों कमज़ोर नहीं होता है, ठीक है। यकीन मानिए, आप खुद को दिमाग का यूज नहीं कर रहे हैं। कोई बोलेगा कमज़ोर है, कैसे, वो आप दिमाग का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको सब लोग का समान दिमाग दिया है, इसलिए आप लोग उपयोग उसका नहीं करते, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग कीजिए और ज़बरदस्त बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना है, ठीक है। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर की दो विशेषताएं लिखिए। अगला क्वेश्चन है विरूपाक्ष मंदिर की दो विशेषताएं लिखिए। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित, आपको पता है, कर्नाटक में, और द्रविड़ शैली में बना होता है। सबसे बढ़िया दक्षिण भारत का मंदिर सब द्रविड़ शैली में रहता है, उत्तर भारत का सब नागर शैली में। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका ऊंचा गोपुरम होता है, सबसे ऊंचा होता है, ठीक है। और मंदिर की नक्काशी और स्तंभ अत्यंत सुंदर है। यह मंदिर चालुक्य और विजयनगर स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। ये आपको लिखनी है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि चौल इमारतें क्या थी, समझाइए। देखिए, चौल इमारतें एक संरचना देखिएगा प्यारे बच्चों, चौल इमारतें वो संरचना थी जो अस्थायी नहीं होते थे। इन्हें लकड़ी, कपड़े और तंबुओं से बनाया जाता था। शासक अपने अभियानों के समय इनका प्रयोग करते थे। यह आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाई जाती थी, ठीक है। ये आपको ये लिखनी है। चलिए अगला अगला जो है प्यारे साथियों कि
पूनम पुहार के विषय में आप क्या जानते हैं बताइए। तो पूनम पुहार चोल का एक प्रसिद्ध बंदरगाह नगर था। यह व्यापार और वाणिज्यिक प्रमुख का केंद्र था। यहाँ से विदेशी व्यापार होता था और यह नगर का प्रमुख समुद्र तट पर स्थित था और समुद्री का प्रतीक माना जाता है पहले तो, ठीक है। एक तरह से ये था बंदरगाह था, ठीक है। पूनम पुहार बंदरगाह था, चोल के समय का बंदरगाह था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय इसमें व्यापार होता था पहले से, ठीक है। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन वृत्त लिखिए, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन वृत्त लिखिए। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं और प्रथम भारतीय संविधान का अस्थाई अध्यक्ष भी रहा है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, लगेगा तो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 1884 ईस्वी में बिहार में हुआ था। वे स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे और गांधी जी के सहयोगी थे और वे सादगी और ईमानदारी और राष्ट्र सेवा के प्रतीक थे, ठीक है। ये आपको लिखना। इसे राष्ट्रपिता राजेंद्र प्रसाद के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि आप क्या क्या लिखना है, ठीक है। उत्खनन से आप क्या समझते हैं। देखिए उत्खनन वह प्रक्रिया है जिसमें भूमि को खोदकर प्राचीन अवशेषों को निकाला जाता है, यानी कि इतिहास का सोर्स को निकाला जाता है कि कैसे पता चले कि इतिहास के खोद खोद के इसमें माध्यम से सभ्यताओं का नगर हो गया, भवन हो गया, औजार हो गया और अन्य सामग्री प्राप्त होती है उत्खनन से इतिहास की कई अज्ञात जानकारियों को सामने आती है। देखिए जैसे हम मिल गया, जैसे हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन करा था उसमें मिल गया, मान के चलिए चूड़ी मिला, यानी कि हड़प्पावासी का लोग चूड़ी का उपयोग करता था। ये सबसे यही सब सोर्स मिलता है इतिहास में, ठीक है। यही उत्खनन से मतलब होता है। चलिए अगला है प्यारे साथियों कि रानी लक्ष्मीबाई का जीवन वृत्त लिखिए। देखिए रानी लक्ष्मीबाई एक भारतीय स्त्री, बोला जाए तो यह भारतीय स्त्री यानी कि शेरनी थी देश की, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की वीर की रानी थी। उन्होंने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों को डटकर मुकाबला किया। आपको पता होगा प्यारे साथियों, इसके बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पता होगा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, ठीक है। वे साहस एवं देशभक्ति और बलिदान की प्रतीक थी। महिला होके उन्होंने बता दिया अंग्रेजों के कि भारतीय महिला एक शेरनी से कम नहीं है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध करते हुए उन्होंने वीर गति प्राप्त की थी, ठीक है। ये आपको लिखनी है। चलिए अगला, अभी की मतलब देखा जाए देश की मतलब एकदम शेरनी सबको तो एकदम रील पर रील लगी हुई है, एकदम इंस्टा हो जाए किसी भी माध्यम से जुड़े हुए हैं, उसी पर मेहनत करती है, ठीक है। अब क्या बोलिएगा, बोलना इस पर बात नहीं है। विश्व के 7 आचार्यों का नाम लिखिए, ठीक है। देखिए प्यारे साथियों हम आपको एक बात बताते हैं कि ज़रूरी जीवन में नहीं कि पैसा कमाना कमाना चाहिए, ठीक है। किसी भी माध्यम से आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिए कि जिससे आपका मतलब आपका और देश का फ़ायदा हो ज़्यादा, वही काम कीजिए। और हाँ, कमाना तो सबको है ही जीवन में, ठीक है। कि किसी भी माध्यम से कमा लीजिए, कहीं भी सोर्स से किसी में, लेकिन थोड़ा सा जो निगेटिव चीज़ इफेक्ट जो पड़ता है उस पर मत दिए। देखिए आप लोग को मैं बताता हूँ थोड़ा देर, जैसे सोशल मीडिया यूज करते हैं, खास करके रील उल जो भी बनाते हैं, पैसा आता है उससे खासा बहुत अच्छा आता है पैसा, बढ़िया बात है। लेकिन होगा क्या जानते हैं कि जब आप 24 घंटा का मतलब 24 घंटा में अगर टाइम उसमें 12 घंटा 13 घंटा 17 18 घंटा उसी में दे दिए सोशल मीडिया में, आप यानी कि उसी में टाइम सारा लगा दिए, ठीक है। और अपने अपने हित के लिए कुछ बारे में नहीं सोचे और आप सारा समय उमय खर्च उसी में कर दिए सोशल मीडिया में। मतलब दूसरा देश वाला टारगेट क्या लगाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय सोशल मीडिया पर लगाए और आपका देश का विकास एकदम ठप धम पड़ जाए, ठीक है। इससे क्या होगा कि जैसे देखिए अमेरिका ने मान के चलिए इंस्टाग्राम को लाया, बनाया था, एप्लीकेशन बनाया। वहाँ पर देखिएगा पर यूज करने वाला आदमी 10% है। देखिए हमने बनाया, हम ही 10% यूज कर रहा हो और भारतीय व्यक्ति 99% यूज करता है इंस्टा का। यानी कि वो लोग अपने कामों में व्यस्त है, लेकिन हम उनके कामों को लेकर व्यस्त हो जाते हैं। यानी कि उनका विकास होगा कि मेरा विकास होगा। ज़्यादा बोलेंगे नहीं पहले से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये सब बातें तो और सबका होना चाहिए, ठीक है। बताइए खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की थी, बताइए। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में की थी। इसका उद्देश्य सिखों को संगठित और साहसी बनाना था। प्यारे बच्चों, खालसा पंथ में अन्याय के विरुद्ध संघर्ष और समानता का संदेश दिया था खालसा पंथ में, ठीक है। ये याद रखना। खालसा पंथ का स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी 1699 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए अगला, जो कि सिख के 10वें गुरु थे, ठीक है। बताइए सिंधु सभ्यता के 2 समकालीन सभ्यताओं का नाम लिखिए। आपके बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बैंक का। सिंधु सभ्यता का समकालीन सभ्यताएं मेसोपोटामिया का सभ्यता हो गया, मिस्र की सभ्यताएं हो गया। ये सभ्यताएं नदी घाटी के विकसित हुई थी और उच्च स्तर पर नगर योजना के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आपको याद रखना है। चलिए अगला,
अगला है पहले साथियों कि हर्यक वंश की स्थापना किसने और कब की थी। देखिए हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी 544 ईस्वी में, और उसने मगध को शक्तिशाली राज्य बनाया। उसकी नीतियों ने मगध साम्राज्य को विस्तार हुआ। ठीक है, ये याद लिखिएगा। चलिए अगला, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस क्यों मनाया जाता है बताइए। मुस्लिम लीग 1900 देखिए 39 में मुक्ति दिवस इसलिए मनाया क्योंकि कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, और ये मुस्लिम लीग ने इसे कांग्रेस शासन में मुक्ति के रूप में देखा गया था। ठीक है, इसलिए लोग वहाँ पर मुस्लिम लीग पर मुक्ति दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला, अगला जो क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों, अब आखिरी क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। मगध साम्राज्य के उत्थान के दो प्रमुख कारण थे। ठीक है, मगध मगध की भूमि देखिए उपजाऊ था और लो संसाधनों के लिए उपयुक्त बहुत था। ठीक है, इसलिए मतलब माना जाता है कि वो लोग अधिक विस्तार किया, मतलब उत्थान हुआ। ठीक है, मगध उपजाऊ भूमि और लो संसाधनों के इसके उत्थान के प्रमुख कारण थे। ठीक है, इनके अलावा बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शक्तिशाली शासक सैन्य राजनीतिक शक्ति को बढ़ाया। ठीक है, अजातशत्रु ले लीजिए, बिंबिसार ने भी बहुत सारा मगध साम्राज्य को उत्थान के लिए मतलब बहुत बढ़ाया। ठीक है, चलिए अगला, अगला जो पहले साथियों की सहायक संधि से आप क्या समझते हैं। देखिए सहायक संधि वह संधि है जिसमें दो राज्यों आपसी में सहयोग और सहायता समझौता करते हैं उस उद्देश्य से रुक जैसे उस उद्देश्य से सुरक्षा हो गया, राजनीतिक हो गया, लाभ प्राप्त करना, सहायक संधि कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो प्यारे साथियों है कि गौपुरम से आप क्या समझते हैं। गौपुरम दक्षिण भारतीय मंदिरों का ऊंचा और भव्य प्रदेश होता है। यह द्रविड़ स्थापत्य शैली का प्रमुख विशेषता है। पहले साथियों गौपुरम पर सुंदर मूर्तियों और नक्काशी होती थी। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन पे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने और कब की थी बताइए। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना अजातशत्रु ने की थी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। पहले शत्रु की थी और मगध की राजधानी बनी थी और मौर्य काल में एक महान नगर के रूप में विकसित हुआ था पाटलिपुत्र। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये रहा पहले बच्चों, ये हमने रात से आपका नोट्स बनाए पहले साथियों। अभी आपका क्लास लेते थे 3 बजे क्या, आपको 6:30 बजे ये मतलब क्लास बन जाए अपलोड हो जाएगी आपको। ठीक है, पब्लिक हो जाएगी। आप लोग इतना क्लास को प्यार दीजिएगा प्यारे साथियों। ठीक है, आपके लिए इतना सारा मेहनत हमने किए लगातार। आप 3-4 घंटा पहले नोट्स प्यारे से तैयार किए थे रात में, उसके बाद आपका पीडीएफ तैयार किए। पीडीएफ तैयार करके आपका क्लास लिए प्यारे बच्चों। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा किस तरह क्लास लगा, और अपने दोस्तों को जम के थोड़ा शेयर कीजिएगा। ठीक है, गला भी थोड़ा सा दर्द करने लगा मेरे से आपको बोलते। ठीक है, आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, पीडीएफ के लिए प्यारे साथियों इसका टेलीग्राम आपको लिंक ज्वाइन कर देंगे, मतलब टेलीग्राम लिंक दे देंगे इसमें। ठीक है, आप लोग उसको टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, बार बार बोलेंगे, आपका अगर नंबर स्कोरिंग बनाना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर मतलब दोबारा ये क्लास को देखिएगा। यहाँ 60% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में टच होंगे, इसलिए मैं बार बार बोलूँगा प्यारे साथियों कि आप लीजिए। आपके लिए मेहनत, इसलिए हम पहले पूरा आपके रिजल्ट के लिए बेहतर करने के लिए हमने इतना सारा क्लास पर मेहनत की है, ताकि बच्चा परेशान में ना जाए, आपके बोर्ड एग्जाम में सब लिख के आ जाए। ठीक है, चलिए इसलिए प्यारे साथियों थैंक यू। आप कमेंट में राय जरूर दीजिएगा कैसा क्लास लगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।